देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या, स्क्रीन शेयर हो गया? एक बार चेक। यस मैम। गुड इवनिंग ज्योति। ज्योति का आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, हम लोग इशू ऑफ शेयर्स जो कर रहे थे वो तो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है? तो डिवेंचर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कितने टाइप ऑफ डिवेंचर है, देखो पहले इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है? तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा कितने टाइप ऑफ डिवेंचर है, तो ये लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिवेंचर क्या होता है। देखो ये देखो दिया हुआ है इन द अर्लियर यूनिट्स ऑफ दिस चैप्टर। जब हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, हम लोग शेयर इशू के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? कंपनी शेयर इशू क्यों करती थी, कंपनी को शेयर इशू करने का क्यों जरूरत हुआ था, बोलो? कंपनी को मतलब ये शेयर का कंसेप्ट कैपिटल कैसे, के लिए। कैपिटल के लिए, ठीक है? कंपनी को फंड का जरूरत था ना। तो इतना पैसा, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा होता है वो अगर खुद के पास ना हो तो एक हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम लोग खुद को कंपनी दिखा सकते हैं, मतलब कंपनी के हिसाब से रजिस्टर करते हैं, तो हम लोग मार्केट से पैसा जो है वो रेज कर सकते हैं बाय इशू ऑफ शेयर्स। ये देखो, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल एज मीन्स ऑफ रेजिंग फंड फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए, मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड बोल सकते हैं इसको, प्रोक्योर करने के लिए हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं। बट विथ इंक्रीजिंग एंड एवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ द कॉर्पोरेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नॉट सफिशिएंट। बट आज के डेट पे इतना कंपनी बढ़ रहा है, इतना ज्यादा डिमांड है, इतना बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है कि सिर्फ इक्विटी शेयर या फिर सिर्फ शेयर, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस, वो काफी नहीं है बिजनेस को फंडिंग करने के लिए। तो इसीलिए एक नया कंसेप्ट आया, हेंस कॉर्पोरेट्स टर्न टू डेप्ट फाइनेंसिंग थ्रू वेरियस मीन्स, ठीक है? तो फिर कॉर्पोरेट यानी कंपनी जो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? मतलब एक इंडिविजुअल होता है सोल प्रोप्राइटर, जो कि इंडिविजुअल इंसान इंसान चलाता है, एक होता है पार्टनरशिप होता है, एक कंपनी होता है। तो जो कॉर्पोरेट है उनको इस ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है नॉर्मली। तो कॉर्पोरेट ने सोचा, मतलब कंपनियों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग सिर्फ शेयर नहीं, डेप्ट फाइनेंसिंग भी करें। मतलब हम लोग, डेप्ट मतलब क्या होता है, लोन, हम लोग क्यों ना लोन भी लेना स्टार्ट करें, ठीक है? तो इससे भी हमारा क्या होगा, पैसा फंडिंग हमें आ जाएगा, ठीक है? शेयर की तरह लोन से भी हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन लोन लेने से क्या देना पड़ता है, लोन लेने से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है? और शेयर इशू करने से क्या कुछ नहीं देना पड़ता है, पड़ता है, बोलो क्या देना पड़ता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दोनों को क्या देना पड़ता है? एक कॉमन चीज है जो दोनों को मिलता है, बोलो बोलो। डिविडेंड। डिविडेंड, करेक्ट, दोनों को डिविडेंड मिलता है, लेकिन फर्क है, एक को फिक्स्ड मिलता है और एक को डिपेंड ऑन द प्रॉफिट मिलता है। किसको फिक्स्ड मिलता है? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस। और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करके जिनको मिलता है उनको इक्विटी शेयर बोलते हैं, ठीक है? अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इशूइंग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बाय ऑफरिंग द सेम फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। देखो, जब तक हम लोग पब्लिक के पास ऐसा ऑफर लेके नहीं जाएंगे, जितने लोगों के पास ये ऑफर लेके जाएंगे, हमारा फंडिंग होने का चांसेस उतना ज्यादा होता है। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हमें क्या करना है, ऑफर करना है पब्लिक को, ठीक है? मतलब पब्लिक से लोन लेना है। इसका मतलब ये हो गया, अभी तक लोन हम लोग को पता है कि हम लोग बैंक वगैरह से ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह से ले सकते हैं, जैसे रिलेटिव से लोन ले सकते हो, फ्रेंड से लोन ले सकते हो, उसी तरह से हम लोग चाहे तो पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है? तो पब्लिक को बताना पड़ेगा कि हमारा जो लोन का सिस्टम है वो कैसा है। तो पब्लिक क्या करेगी, सब्सक्राइब करेगी, मतलब पब्लिक हमें लोन देगी, कंपनी को, हमें यानी यहाँ पर कंपनी का बात करें, कंपनी को पब्लिक लोन देगी, पब्लिक से कंपनी लोन ले रही है, ठीक है? एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटी में फंडिंग करने के लिए पब्लिक से जैसे शेयर इशू करके पैसा कंपनी मतलब इकट्ठा कर सकती है, उसी तरह से पब्लिक लोन लेके भी, पब्लिक से लोन लेके भी कंपनी अपना जो बिजनेस का फंडिंग है वो कर सकती है, ठीक है? और लोन बैंक से ना लेके पब्लिक से लेने का फायदा ये होता है कि पब्लिक अगर अपना पैसा जो है वो बैंक में अगर रखेगी, ठीक है? पब्लिक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बैंक में पैसा को रख ले या तो वो किसी कंपनी में लगा दे, ठीक है? और कंपनी के पास है दो ऑप्शन, या तो वो बैंक से लोन ले ले या वो पब्लिक से लोन ले ले। अब कंपनी प्रेफर करती है कि पब्लिक से लोन मिल जाए तो बढ़िया है, क्यों?
कि पब्लिक को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। बैंक से, सपोज बैंक से लोन लोगे तो बैंक बोलेगा फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट मुझे देना है, ठीक है, लेकिन पब्लिक को अगर हम लोग 8% देंगे तो ही चलेगा, ठीक है। ये हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। क्यों पब्लिक क्यों कम में मान जाएगी? बिकॉज पब्लिक अपना पैसा तो बैंक में रख सकती है या कंपनी में लगा सकती है, ठीक है। तो ये ज्यादा सिक्योर मोड होता है जो बैंक वाला ऑप्शन होता है। तो बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सपोज 6% देगा, ठीक है। तो पब्लिक देख रही है बैंक में रखने से मुझे 6% मिलेगा, और अगर हम कंपनी को लोन देंगे मुझे 8% रिटर्न यानी इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा, ठीक है। ये भी इंटरेस्ट के तौर पे होता है। तो इससे क्या हुआ? कंपनी को भी फायदा है, पब्लिक को भी फायदा है। पब्लिक को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और कंपनी को जो है इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। 10 के जगह 8%, इनको 6 के जगह 8% मिल जाएगा। इसीलिए पब्लिक भी क्या होती है? एग्री हो जाती है। बट हाँ, बैंक से थोड़ा रिस्की है, ये मान के चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि जब डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में हो सकता है कि डिवेंचर को प्रायोरिटी पहले मिलता है पेमेंट का, लेकिन हो सकता है कि बिजनेस का इतना ही लॉस है कि कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ, तो उस केस में लॉस हो सकता है। तो वही चीज देखो, डेप्ट फाइनेंसिंग डज नॉट ओनली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बट ऑल्सो, ये देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने का मतलब बैंक से लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा देना पड़ेगा, जबकि पब्लिक से लेंगे तो कम हो जाएगा। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल जुगाड़ करने का जो कॉस्ट होता है। जैसे लोन ले लिए तो लोन का एक कॉस्ट होता है, ऐसा थोड़ी ना कि 1 लाख लोन ले लिए बैंक से, हो गया चलो 1 लाख 2 साल बाद हम लोग लौटा देंगे। नहीं, 2 साल बाद मान लो बैंक 1 लाख लेगा, अगर 2 साल का टर्म है लोन का, लेकिन उस बीच इंटरेस्ट भी तो लेगा, तो जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वही तो कॉस्ट है जो एक्स्ट्रा बियर करना पड़ रहा है। तो हेल्प इन डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, इससे क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट होता है, मतलब कुछ खुद का पैसा, मतलब ओन इक्विटी, कुछ आउटसाइडर का इक्विटी, ठीक है, और उसके बाद कुछ प्रेफरेंस शेयर, कुछ डिवेंचर, इस तरह से। तो डिवेंचर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द कंपनी टू रेज फंड फॉर द बिजनेस। तो ऐसा जो लोन का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? डिवेंचर। तो डिवेंचर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, सबसे कॉमनली यूज्ड होता है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग अपने बिजनेस में फंड रेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिवेंचर का कंसेप्ट। तो बेसिकली एक लैंग्वेज में हम लोग इसको डिफाइन करें तो डिवेंचर वन टाइप ऑफ लोन ही है कंपनी के लिए, लेकिन वो पब्लिक से लिया गया लोन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे करके इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स बताया हुआ है। तो एक बार जान लो कि द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सप्लीमेंटिंग द कैपिटल अवेलेबल टू ए कंपनी इज टू इशू डिवेंचर, मतलब सप्लीमेंट मेथड है, शेयर के अलावा भी हम लोग डिवेंचर के थ्रू से अपना बिजनेस में फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। विच में आइदर भी सिंपल और नेकेड कैरिंग नो चार्ज ऑन एसेट, मतलब या तो वो सिंपल होता है या नेकेड होता है, कैरिंग नो चार्जेस ऑन एसेट। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली जब हम लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं ना, तो बैंक डायरेक्ट लोन कम ही देता है, तो बोलते हैं कुछ मॉर्गेज रख दीजिए। जैसे मान लो किसी का कुछ जमीन है, किसी के पास गोल्ड है, तो वो गिरवी रखना, ठीक है, मॉर्गेज रखना, वो गिरवी रख के बैंक क्या करता है? लोन दे देता है। अब मान लो वो जिसने लोन लिया वो लोन का पैसा नहीं दे पा रहा है, तो फिर वो एसेट को बेच के बैंक अपना जो लॉस है उसको रिकवर कर लेता है, मतलब लॉस नहीं होने देता है, वो रिकवर कर लेता है। मान लो किसी के पास एक 5 लाख का गोल्ड था, ठीक है, 5 लाख का गोल्ड था, उसने वो दिखा के 3 लाख का लोन ले रखा था बैंक से, ठीक है। तो बैंक को वो 3 लाख नहीं लौटा पाया, तो बैंक क्या करेगा? उसका वो 5 लाख का गोल्ड से अपना 3 लाख का जो रिकवरी है वो कर देगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बोला जाता है चार्ज, मॉर्गेज रख के। तो डिवेंचर दो तरह से इशू होता है, एक तो सिंपल होता है नेकेड, मतलब कोई भी चार्ज, मतलब कोई भी एसेट को मॉर्गेज नहीं रखा हुआ है। ये देखो, ऑन एसेट और मॉर्गेज डिवेंचर्स कैरिंग आइदर ए फिक्स्ड और ए फ्लोटिंग चार्जेस ऑन सम और ऑल ऑफ द एसेट बाय द कंपनी। तो चार्ज मतलब वही मॉर्गेज रखना, ठीक है। अब ये चार्ज जो है ये भी दो तरह का होता है। यहाँ पर चार्ज का मतलब कुछ इंटरेस्ट वगैरह का बात नहीं हो रही, यहाँ पर चार्ज का मतलब होता है कि हम लोग किस चीज को चार्ज मतलब किस चीज को मॉर्गेज रख के, ठीक है, किस एसेट को एज ए चार्ज हम लोगों ने रखा हुआ है और डिवेंचर इशू कर रखा है, ठीक है। तो एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब कंपनी बोल देगी कि मेरा ये सारा एसेट, मान लो कंपनी के पास ABCDE इतने तरह का एसेट है, तो कंपनी बोल रही है हम ये 3 एसेट को एज ए चार्ज रखना चाहते हैं जब डिवेंचर इशू करेंगे। तो फिर ये तीनों एसेट
पे ही डिवेंचर होल्डर का हक होगा। मतलब कंपनी अगर बाई चांस डिसोल्यूशन में चले जाती है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि कंपनी लोन का पैसा वापस नहीं कर पा रही है, तो उस केस में ये 3 एसेट बेच के डिवेंचर होल्डर अपना रिकवरी कर सकते हैं, बट डी और ई को हाथ नहीं लगा सकते। इसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, ये तीनों को ही मॉर्गेज रखा हुआ है, ये दोनों को नहीं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। नाउ फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है जैसे मान लो कंपनी के पास ये 5 तरह का एसेट है, तो कंपनी बोल रही है कि जितना मेरा एसेट है, ठीक है, सभी मेरे चार्ज में है, मतलब सभी को मैंने मॉर्गेज रखा हुआ है, और उसके साथ साथ फ्यूचर में अगर मेरा कोई एसेट आएगा तो वो भी चार्ज में इंक्लूडेड हो जाएगा, मतलब वो खुद ब खुद मॉर्गेज में आ जाएगा। इस तरह के चार्ज को बोला जाता है फ्लोटिंग चार्ज। तो वो पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम लोग जो मॉर्गेज स्कीम रख रहे हैं वो क्या कैरी कर रहा है, कैसा चार्ज कैरी कर रहा है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। फिक्स्ड होगा तो कुछ एसेट का नाम वहां पर फिक्स्ड हमें दिखाना पड़ेगा कि हम लोग ये सारे एसेट को मॉर्गेज रखना चाहते हैं, और अगर फ्लोटिंग होगा तो अभी जो एसेट है वो सारा का सारा, एंड फ्यूचर में अगर कोई एसेट इंक्लूड होगा तो वो भी चार्ज में ही इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे चार्जेस को बोला जाता है फ्लोटिंग चार्जेस। ठीक है, वही चीज बोला है यहाँ पर, ये देखो। The most common method of supplementing the capital available to a company is to issue debentures, which may either be simple or naked, carrying no charge on asset, or mortgage debenture carrying either। मतलब या तो कोई चार्ज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई भी मॉर्गेज ना रख के ही डिवेंचर इशू किया गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेकेड, मतलब कोई भी चार्ज एसेट पे नहीं लिया गया, मतलब किसी भी तरह के एसेट को गिरवी रख के लोन नहीं लिया गया है। ठीक है, मतलब नॉर्मल लोन लिया गया है जिसमें किसी भी तरह का जो मतलब मॉर्गेज है वो स्कीम नहीं लिया गया, या फिर मॉर्गेज हो सकता है, मॉर्गेज। और मॉर्गेज जब रखेंगे तो 2 तरह का चार्ज होगा, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। दोनों का मतलब मैंने समझाया फिक्स्ड और फ्लोटिंग क्या होता है। अच्छा, अब डिवेंचर को क्या बोला जाता है? डिवेंचर को एक्चुअली डिवेंचर एक बॉन्ड है। ठीक है, डिवेंचर इज अ बॉन्ड इशूड बाय ए कंपनी अंडर इट सील। ठीक है, तो जब कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तो उसमें उसका जो क्या क्या ऑथेंटिकेशन पता होना चाहिए। ये देखो, अंडर इट सील मतलब जो कंपनी का कॉमन सील होता है, जिससे कंपनी एग्रीमेंट वगैरह पता चलता है कि इस कंपनी के साथ इस कंपनी का या फिर इस इंडिविजुअल पर्सन का किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रखा है, तो उसके लिए सील यूज होता है, तो इट सील एक्नॉलेजिंग ए डेट एंड कंटेनिंग प्रोविजंस एज रिगार्ड रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो डिवेंचर एक बॉन्ड होता है जो कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है, उसके उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो उस कंपनी का उसमें सील होना चाहिए जो कंपनी वो इशू करना चाहती है, दूसरा वहां पर प्रोविजंस सारा लिखा हुआ होना चाहिए कि ये जो लोन लिया जा रहा है पब्लिक से, ठीक है, इसमें कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा और कब तक ये रीपे किया जाएगा, मतलब 5 साल, 4 साल, 6 साल जो भी है, और इंटरेस्ट कितना परसेंट करके चलेगा, कोई चार्ज है या नहीं है, ये सारे एक्नॉलेजिंग बात जो है वो सारे वहां पर डिटेल्स होने चाहिए। ठीक है, if a charge मतलब वही floating, fixed और floating has been created on any or the entire asset of the company। अगर चार्ज क्रिएट किया गया है, मतलब मॉर्गेज रखा गया है किसी भी तरह के एक एसेट या फिर सारे एसेट कंपनी का, जैसा सिचुएशन होगा, द नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज का नेचर क्या है, एंड द एसेट चार्ज आर डिस्क्राइब्ड देयर इन, कौन कौन से एसेट को चार्ज में रखा गया है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब होगा तभी जाके कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है, उसको ये सारा डिटेल्स जो है प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सिंस द चार्ज इज नॉट वैलिड अनलेस, लेकिन चार्ज जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा तब तक। देखो, अगर हम लोग मॉर्गेज रख के लोन लेना चाहते हैं पब्लिक से, तो हमें और भी क्या क्या करना पड़ेगा एज ए कंपनी। फॉर्मेलिटीज क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज। सिंस द चार्ज इज नॉट वैलिड अनलेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, जब तक हम लोग रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे रजिस्ट्रार के पास किस चीज का, मतलब वो सारे एसेट का जो हम लोग मॉर्गेज रखना चाहते हैं, तब रजिस्ट्रार क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट देगा, एंड द सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग द चार्जेस इज प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड। इट इज ऑल्सो कस्टमरी टू क्रिएट ए ट्रस्टीशिप इन फेवर ऑफ वन और मोर पर्सन इन द केस ऑफ मॉर्गेज डिवेंचर। तो अगर हम लोग डिवेंचर इशू करना चाहते हैं, पहला बात है उस पेपर में कंपनी का एक सील होगा, वहां पर ये प्रोविजंस दिया हुआ रहेगा कि कब तक ये लोन रीपे हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मॉर्गेज यानी चार्ज है डिवेंचर, मतलब उसमें अगर कोई मॉर्गेज एसेट रखा हुआ है तो वो कैसा चार्ज है, फ्लोटिंग है कि फिक्स्ड है, और अगर चार्ज है तो उसको अलग से रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि मेरा ये एसेट हम चार्ज रखना चाहते हैं, और उसको पूरा प्रिंट करवाना पड़ेगा बॉन्ड में। ठीक है, बॉन्ड में वो पूरा डिटेल्स को प्रिंट करवाना पड़ेगा कि कौन कौन सा एसेट मेरा चार्ज में है।
उसके साथ साथ अगर कोई भी कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो एक रूल्स है, क्या है, एक ट्रस्टी बोर्ड, ठीक है, यहाँ पर ट्रस्टीशिप दिया हुआ, एक ही बात है, ट्रस्टी बोर्ड जो है वो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्टी बोर्ड जो बनेगा वो मीडिएटर का काम करता है, किसके बीच में, डिवेंचर होल्डर और कंपनी। ये है डिवेंचर होल्डर, ठीक है, ये है कंपनी, इन दोनों के बीच में जो काम करेगा दैट इज ट्रस्टी बोर्ड, ठीक है। ट्रस्टी बोर्ड जो है वो काम करता है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये मेनली डिवेंचर होल्डर के फेवर में हमेशा सोचेगा, ठीक है। इसका काम ही है डिवेंचर होल्डर को कंपनी कैसे भी धोखा ना दे दे, इस पे ध्यान रखना, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर का सारा प्रेफरेंस वो चेक करता जाएगा, इसी वजह से ट्रस्टी बोर्ड बनाया गया है। तो ट्रस्टी बोर्ड बनाना मैंडेटरी है रूल्स के हिसाब से, अगर हम लोग एज ए कंपनी डिवेंचर इशू करते हैं तो। और स्पेशली अगर मॉर्गेज डिवेंचर है तो जरूर करना है। क्यों, मान लो कंपनी ने ए बी सी ये 3 एसेट को मॉर्गेज रखा था और कंपनी अपने आप बेच दिया इसको डिवेंचर होल्डर को नहीं बता के, तो ये नहीं चलेगा। तो कंपनी अगर ये ऐसा कोई भी काम करना चाहती है तो उसको पहले ट्रस्टी बोर्ड से पूछना पड़ता। पहला बात है बेच ही नहीं सकती है, तो बेचेगी भी तो ट्रस्टी बोर्ड को पता चल जाएगा, तो ट्रस्टी बोर्ड ये करने नहीं देगा। तो ट्रस्टीशिप इसीलिए बनाना जरूरी है इन फेवर ऑफ वन और मोर पर्सन, ठीक है। तो इसमें एक या एक से ज्यादा लोग जुड़ के बन सकते हैं इन केस ऑफ मॉर्गेज डिवेंचर। अच्छा, उसके बाद देखो, द ट्रस्टीज ऑफ डिवेंचर होल्डर हैव ऑल पावर्स ऑफ मॉर्गेज ऑफ ए प्रॉपर्टी एंड कैन एक्ट इन वट एवर वे दे थिंक नेसेसरी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर। मैंने कहा ना, वो डिवेंचर होल्डर के सेफगार्ड के लिए सोचती है, हमेशा उनके ही इंटरेस्ट का बात सोचती है, ठीक है, कि उनको किसी भी तरह से नुकसान ना हो, किसी भी डिवेंचर होल्डर को किसी भी तरह का लॉस ना हो, उसका ध्यान हमेशा रखती है। तो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उस पर उनका पूरा पावर रहता है, ठीक है। तो कंपनी इनसे पूछे बिना कुछ कर नहीं सकती है, ठीक है। और ये ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे ताकि डिवेंचर होल्डर को किसी भी तरह का लॉस हो। तो अगर डिवेंचर इशू करना है तो इतने सारे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 क्या बोल रहा है, देखो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस डिवेंचर एज डिवेंचर, ठीक है। मतलब ये डिफाइन डिवेंचर एज डिवेंचर का मतलब समझो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 कंपनीज एक्ट 2013 में डिवेंचर को क्या बोला गया है, डिवेंचर को बोला गया है कि डिवेंचर का मतलब क्या होता है। डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, अगर कुछ डिवेंचर स्टॉक है तो वो भी वन टाइप ऑफ डिवेंचर है, बॉन्ड भी वन टाइप ऑफ डिवेंचर है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी evidencing a debt whether constituting a charge on the asset of the company or not, ठीक है। चाहे वो मॉर्गेज वाला डिवेंचर हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो डिवेंचर स्टॉक है, वो बॉन्ड है, या फिर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो डेप्ट का एविडेंस देता है, तो उस केस में वो हमारा डिवेंचर कहलाएगा। तो डिवेंचर का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में ये बताया गया है, ठीक है। अब हमेशा सारा डिवेंचर ही हमारा सिक्योर्ड हो, मतलब सिक्योर्ड मतलब क्या होता है, मॉर्गेज रखने से सिक्योरिटी रहता है ना। अब जैसे मान लो बैंक से लोन लिया गोल्ड रख के, अब बैंक वाला अपना लॉस रिकवरी कर लेगा आराम से, अगर हम लोन नहीं पे कर पाते तो वो मेरा गोल्ड बेच के अपना रिकवरी कर लेगा, तो ये सिक्योर्ड हो गया। लेकिन हमेशा सिक्योर्ड लोन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी लोन होता है जहां पर कुछ मॉर्गेज रखने का जरूरत नहीं है, तो वो भी लोन होता है, वो होता है अनसिक्योर्ड, अगर पे नहीं कर पाते तो उसमें फुल्ली लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है कि चाहे सिक्योर्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवेंचर का मतलब डिवेंचर स्टॉक, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे ना हो। डिवेंचर का मतलब बॉन्ड, अब उसमें चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, चार्ज मतलब वही मॉर्गेज, ठीक है। और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग ए डेब्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दस इट इज क्लियर फ्रॉम डेफिनेशन, ये देखो ये बात लास्ट में बोला था, क्लियर फ्रॉम डेफिनेशन दैट डिवेंचर में भी सिक्योर्ड, डिवेंचर सिक्योर्ड डिवेंचर भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड मतलब मॉर्गेज वाला लोन भी हो सकता है, बिना मॉर्गेज वाला लोन भी हो सकता है। नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर का किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। वोटिंग राइट क्यों होगा भाई, वोटिंग राइट किसका होता है, जो कंट्रीब्यूशन करेगा बिजनेस में, तो ये लोग,
हाँ इक्विटी शेयर, ठीक है। क्यों इनका वोटिंग राइट होता है? क्योंकि ये कंपनी के सुख दुख दोनों में है, ठीक है। कंपनी ज्यादा कमा रही है, इनको ज्यादा मिलता है। कंपनी का पूरा लॉस जा रहा है, ये 2-3 साल तक कुछ नहीं मांगेंगे बेचारे, ठीक है। इनका लॉस हो गया, ये कुछ बोलेंगे भी नहीं, चुपचाप रहेंगे, ये कंपनी को अपना मानते हैं। लेकिन डिवेंचर होल्डर ऐसा नहीं करेगा, वो बोलेगा मैंने तो लोन दिया है, मेरा इंटरेस्ट दे दो, जो इंटरेस्ट आ रहा है वो देते जाओ, नहीं दे पाओगे तो अपना एसेट वैसेट बेच के मुझे दो, ठीक है। फिर भी नहीं होता है तो वो तो लॉस हो जाता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो कोशिश करेगा मुझे दे दो। लेकिन इक्विटी वाला ऐसे नहीं बोलेगा, इक्विटी वाला बोलेगा ठीक है, मिला अच्छा है, नहीं मिला तो भी कुछ नहीं कर सकते, अपना ही काम है। मतलब ये नेचर बता रहे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट रहता है, इसीलिए डिवेंचर होल्डर का किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं रहता है। अब देखो यहाँ पर बस कुछ पॉइंट्स में फीचर्स जो है बता दिया है, इजीली याद रख सकते हैं डिवेंचर का। ये एक डॉक्यूमेंट है विच एविडेंस ए लोन मेड टू ए कंपनी, मतलब डिवेंचर बेसिकली कंपनी के लिए एक लोन है, यही बता रहा है। इट इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी वेयर इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट। जैसे प्रेफरेंस शेयर का बताया था ना कि जब इशू होगा तभी बताना है कितना % डिविडेंड मिलेगा, तो जब डिवेंचर इशू करेंगे ना तो वहां पर जो प्रोविजंस रहेगा ना, जो लिखा हुआ होना चाहिए अंडर कंपनी सील कि हम लोग इतना डिवेंचर इशू कर रहे हैं, हम लोग 10% रेट वाला डिवेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट 10% है, तो कितना इंटरेस्ट रेट है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और कब इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट कैसे देना है, कंपनी कैसे पे करेगी, ईयरली मतलब 10% पर एनम है, या फिर 10% हाफ ईयरली है, या फिर 10% क्वार्टरली है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पता करना पड़ेगा कि कौन से स्कीम में इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो सब सारी चीज उस डॉक्यूमेंट्स में ही लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट इज पेबल एट ए प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट। इंटरेस्ट हमेशा प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट, मतलब जब कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, जब वो अपना प्रोविजंस डिक्लेयर करती है कि हम इतना डिवेंचर इशू करेंगे, इतने रेट पे करेंगे, इस डेट पे सबको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, इतने साल के लिए डिवेंचर लिया गया है, 4 साल बाद आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, ये सब बताया जाता है। तो जो रेट बताया जाता है, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 10%, प्री डिटरमाइंड पहले से ही बोला जाता है, तो इंटरेस्ट उसी पे मिलता जाएगा, ठीक है, रिगार्डलेस द लेवल ऑफ प्रॉफिट। ऐसे डिवेंचर होल्डर ये नहीं बोल सकता है कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाने लग गई है, हम लोगों ने पैसा लगाया था, अब आप लोग हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दो। ये जो है ये डिवेंचर होल्डर कभी नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो उसे जैसा मिल रहा था वैसा ही मिलेगा। अगर कंपनी ज्यादा भी कमाता है तो 10% ही मिलेगा एग्जाम्पल के हिसाब से, और अगर कम कमाता है तो उतना ही मिलेगा, ठीक है, तब भी कम नहीं मिलेगा। 10% है तो 10% ही मिलेगा, जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, द ओरिजिनल सम इज रीपेड। ओरिजिनल सम मतलब मान लो हम लोगों ने कंपनी को 1 लाख रुपए का, मतलब हम लोगों ने कंपनी का 1 लाख रुपए का डिवेंचर खरीदा। डिवेंचर खरीदा मतलब हम लोग जब कंपनी का 1 लाख का डिवेंचर खरीद रहे हैं, मतलब हम लोग कंपनी को 1 लाख दे रहे हैं, मतलब हम लोगों ने कंपनी को 1 लाख रुपए लोन दे दिया। तो जो ओरिजिनल सम है, अब मान लो कंपनी बोली थी कि एट द रेट ऑफ 10% जो है 10% पर एनम का इंटरेस्ट चल रहा है। अब ये मान लो 5 साल का डिवेंचर है, तो 5 साल तक हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख पे 10% कितना होता है, 10,000 करके 5 साल तक मिलेगा, है ना, 50,000। हाँ 50,000 मिलेगा। तो क्या हम लोग अपना 1 लाख भूल जाए, सोचो, तो क्या हम लोग अपना 1 लाख भूल जाएंगे? 5 साल बाद 1 लाख भी तो लेंगे ना। ये ओरिजिनल सम, वही चीज बोल रहा है, द ओरिजिनल सम इज रीपेड एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। मतलब जैसे ये 5 साल बाद बोला गया है, तो इस पे एक डेट भी होना चाहिए। मान लो 5 साल बाद एक को मिलेगा। मान लो यहाँ पर इशू हुआ है 1/1/2020 में, तो 5 साल बाद मतलब कितना हो जाएगा, 1/1/2000 कितना हो जाएगा, 21 दो 25, ठीक है, 25 में। तो एक स्पेसिफिक डेट जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए। और इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर और अदर डिवेंचर, मतलब और भी स्कीम हो सकता है। जैसे ऐसा डिवेंचर इशू किया गया है कि 5 साल बाद जो ये डिवेंचर, मतलब मान लो कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, हम लोगों ने कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया, 1 लाख रुपए कंपनी को दे दिया। अब कंपनी का ऐसा स्कीम हो सकता है 5 साल बाद मुझे मेरा 1 लाख मिल जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 साल बाद कंपनी मुझे अपने कंपनी का शेयर होल्डर बना देगी, मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर, डिवेंचर को
कन्वर्ट कर देंगे शेयर में, ऐसा भी स्कीम होगा। आप लोगों को पसंद आता है तो वो स्कीम लो, नहीं आता है तो मत लो। कंपनी जबरदस्ती तो नहीं कर रही है, वो अपना प्रपोजल दे रही है, हमें अच्छा लगता है तो हम लोग लेंगे, नहीं लगता है तो नहीं लेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि ओरिजिनल सम किस तरह से पे किया जाता है, या तो एक स्पेसिफाइड डेट पे किया जाता है, या फिर उस डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर किसी अदर डिवेंचर में। मान लो पहले था 10% वाला, 5 साल बाद वही वाला हो गया ये हो जाएगा मान लो @ 12% वाला डिवेंचर, तो हम लोग उसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग पैटर्न हो सकता है रीपेमेंट का, ठीक है, कि या तो आपको पैसा मिल जाएगा ओरिजिनल, या आपका डिवेंचर का जो है उसका स्टेज चेंज कर दिया जाएगा 5 साल बाद, ऐसा भी स्कीम हो सकता है। फिर और 5 साल आगे चलेगा और उसके बाद उसको शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा सब स्कीम होता है। अब हमें अच्छा लगे तो हम लोग ले सकते हैं, अगर हमें किफायती लगे। इट मे और मे नॉट क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट ऑफ ए कंपनी एज सिक्योरिटी। वही मॉर्गेज वाला डिवेंचर भी हो सकता है, बिना मॉर्गेज वाला डिवेंचर भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि मॉर्गेज डिवेंचर ही होना चाहिए, मतलब चार्ज वाला डिवेंचर ही होना चाहिए, ठीक है। दोनों टाइप ऑफ हो सकता है, और अगर चार्ज होगा तो चार्ज में भी 2 टाइप हो सकता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ठीक है। इट कैन जनरली बी बॉट और सोल्ड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे स्टॉक मार्केट के थ्रू से शेयर परचेस किया जाता है, सेल किया जाता है, उसी तरह से डिवेंचर भी किया जाता है, बट उतना फेमस नहीं है, यही देख लो। इट कैन जनरली बी बॉट और सोल्ड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज एट ए प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। जैसे शेयर का फेस वैल्यू नॉर्मली इक्विटी शेयर का होता है 10, इससे कम या ज्यादा में होता है तो हम लोग बोलते हैं प्रीमियम डिस्काउंट। सिमिलरली डिवेंचर के केस में भी वैसे ही होता है। अगर हम लोग डिवेंचर इशू होता है तो वो कभी पार में भी हो सकता है, यानी जो वैल्यू होता है, वैसे डिवेंचर का जो पार वैल्यू है वो होता है 100 रुपए, ठीक है, जो फेस वैल्यू होता है। जैसे इक्विटी शेयर का होता है 10, वैसे डिवेंचर का होता है 100। अब 100 से अगर ज्यादा होगा तो बोलेंगे अबव यानी प्रीमियम, 100 से कम होगा तो बोलेंगे डिस्काउंट, ठीक है। ये हो गया फीचर्स। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर डिफरेंस बोला है शेयर और डिवेंचर का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारा हो जाएगा हमारा, और अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहला, डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्यों क्रेडिटर है? क्रेडिटर का मतलब ये नहीं जिससे सामान खरीदते हैं सिर्फ उसी को, रॉ मटेरियल खरीद रहे या कुछ परचेस कर रहे वही मेरा क्रेडिटर है, ऐसा नहीं। क्रेडिटर का मतलब क्या है? क्रेडिटर का मतलब एक ऑब्लिगेशन है, अगर ऐसे इंसान को जिनको मैं पैसा पे करना है, चाहे वो रीजन जो भी हो, वो मेरे क्रेडिटर है। अगर मैंने किसी से उधार लिया है, उनको पे करना है, तो वो भी तो मेरे क्रेडिटर हो गए। तो क्रेडिटर मतलब जिनसे उधार लिया है। तो डिवेंचर होल्डर तो कंपनी के लिए क्रेडिटर ही हो गए ना, कंपनी ने उधार लिया हुआ है उनसे, उनको इंटरेस्ट देते रहते हैं और एक टाइम के बाद वो पैसा रिटर्न करना है। जबकि शेयर होल्डर जो है वो ओनर है कंपनी का। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने, ये दोनों सुख दो, ये जो है शेयर होल्डर, ये कंपनी के सुख में भी है दुख में भी है, तो ओनर हो गए ना, अपने अपनापन है इनमें, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सुख में है, दुख में नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं बाहर वाले क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर का मतलब तो बाहर वाला ही हो गया। अच्छा, डिवेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट। क्यों नहीं होगा? वो भी मैंने समझाया। वोटिंग राइट किस बात का? अगर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट ही लेंगे तो वोटिंग राइट्स तो नहीं मिलेगा, कुछ डिसीजन में हम लोग अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे अगर हम लोग डिवेंचर होल्डर है, ठीक है। एंड कंसिक्वेंटली डू नॉट pose any threat, अच्छा, do not pose any threat to the existing control of the company, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कंट्रोल जो है कंपनी का, उसमें भी इनका कोई अधिकार, मतलब ये कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सीधा सा बात है, कंट्रोलिंग पे इनका कोई हाथ नहीं है। जबकि शेयर होल्डर का वोटिंग राइट्स है, तो वोटिंग राइट्स है तो कंट्रोलिंग पावर ऑटोमेटिकली आएगा ना। जैसे हम लोगों का क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, वोटिंग राइट्स जो है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सत्ता बदल कर सकते हैं। इसीलिए तो लोग आके बोलते हैं ना, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, ये जो, तो ये हमारे पास कंट्रोल है कि हम लोग चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है, बदलाव ला सकते हैं। तो वो बदलाव लाने का जो राइट्स है वो किसके पास है? वोटर के पास, ठीक है। जिसके पास वोटिंग राइट्स है वही बदलाव ला सकता है। तो वैसे ही शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स है तो उनके पास कंपनी का कंट्रोल है, जबकि इनके पास कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। उसके बाद देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट। पहले ही बताना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट देंगे, तभी ना पब्लिक रखेगी अपना पैसा बैंक के जगह कंपनी में। इट इज पेबल वेदर देयर इज एनी प्रॉफिट और नॉट। अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो बैंक से लोन लिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिए, बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो क्या बैंक वाला इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा कि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं?
लेगा ही लेगा, ठीक है। वैसे ही डिवेंचर वाले भी है ना, वो भी तो लोन ही दे रहे हैं, बैंक से नहीं लिया, पब्लिक से लिया बेनिफिट के लिए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है पब्लिक छोड़ देगी कंपनी को, पब्लिक बोलेगी मेरा इंटरेस्ट का पैसा मुझे दो, इसीलिए प्रॉफिट हो या लॉस हो देना तो पड़ेगा। डिवेंचर्स रैंक अहेड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ शेयर्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन देम। डिवेंचर्स रैंक अहेड मतलब सबसे पहले इनका रैंकिंग आता है सारे टाइप ऑफ शेयर, मतलब दो टाइप होता है ना नॉर्मली, इक्विटी प्रेफरेंस। इक्विटी प्रेफरेंस से पहले इनका रैंकिंग होता है, मतलब डिवेंचर उसके बाद प्रेफरेंस उसके बाद इक्विटी। जब पेमेंट का बारी आता है, ठीक है, जब किसी भी तरह का पेमेंट का बारी आएगा, लाइन पे पहले डिवेंचर होल्डर को देखेंगे हम लोग, ठीक है। डिवेंचर होल्डर पहले लग जाएगा लाइन पे, उसके बाद प्रेफरेंस, उसके बाद आएगा इक्विटी, सॉरी उसके बाद हाँ ठीक ही बोला, प्रेफरेंस उसके बाद इक्विटी। अच्छा अब थर्ड देखो, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड एट अ वेरिएबल रेट। ये जो डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर को मिलता है वो अलग अलग रेट पे मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फिक्स्ड ही मिलेगा, उनका पहले से ही बोला हुआ रहता है। तो अभी तो इनका नेचर हाइब्रिड होता है, थोड़ा इक्विटी वाला थोड़ा डिवेंचर वाला, ठीक है। तो लेकिन इक्विटी वाले का क्या है, सबको दे दो, कुछ बचेगा तो हमें दे दीजिएगा। तो बचेगा तो वो बचता कितना है वो तो डिपेंड करता है ना, हर साल अलग अलग क्वांटिटी में प्रॉफिट हो सकता है कि बचे, तो उस हिसाब से उनको प्रॉफिट मिल जाता है, इसलिए वेरी करता है। विच इज वास्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। हाउएवर मतलब वही कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है इनका क्या रेट ऑफ डिविडेंड होगा। हाउएवर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट, जो मैंने पहले ही बता दिया। देखो तो ये सब अगर तुम लोग याद रखते हो, जो भी मैंने पहले बताया अभी बता रहे, तो आराम से डिफरेंस लिख पाओगे। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड दे आर डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस इन द डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो ये खर्चा बुक करना पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये वाला लैंग्वेज तुम लोग को कहीं पर भी मिले, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रॉफिट हो या ना हो मुझे ये खर्चा बुक करना पड़ेगा। जैसे देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, सैलरी भी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है ना। अगर हम लोगों ने किसी सैलरीड पर्सन को रख रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरा प्रॉफिट हो ना हो मुझे तो उनको सैलरी देना ही पड़ेगा। अगर वो काम कर रहे तो मुझे तो देना पड़ेगा। मेरा प्रॉफिट हो ना हो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, तो ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। मेरा प्रॉफिट हो ना हो मुझे बैंक का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, मैंने प्रिंटिंग पोस्टेज वगैरह खरीद रखा है तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये सब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मुझे ये सारा खर्चा पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैम स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है, अच्छा स्क्रीन शेयर चला गया था अब। यस मैम अब है। अच्छा ये देखो देन बोल रहा है एंड दे आर डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस इन द डिटरमाइनिंग, तब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो एक्सपेंस हो गया, और इसको क्या किया जाएगा डिडक्ट किया जाएगा, एंड डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस के तरह ही से डिडक्ट करेंगे, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा वही मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट होगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट से सारा खर्चा देने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आता है, और उसी प्रॉफिट पे मुझे टैक्स देना पड़ता है जो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। डिविडेंड को कब दिया जाता है, डिविडेंड जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा बच जाता है, नेटवर्क इशू है क्या, अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा बच जाता है, ये देखो डिविडेंड आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर मेरा प्रॉफिट बच जाता है, प्रॉफिट बच जाता है मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बाद जो प्रॉफिट आया, ये देखो ईबीआईटी, ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ईबीआईटी का मतलब, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा है मैंने, सबसे पहले क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। फिर जो प्रॉफिट बचता है उससे क्या देंगे टैक्स, टैक्स देने के बाद जो बचेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ईबीआईटी से आई चला गया, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स दे दिए पैट पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट है इसमें से डिविडेंड देंगे, ये तो चला गया डिवेंचर वाले को, तो डिविडेंड जिनको देंगे सबसे पहला किसका बारी आएगा, दो डिविडेंड वाले होते हैं कि इक्विटी डिवेंचर। डिवेंचर तो इंटरेस्ट लेता है, डिवेंचर तो डिविडेंड नहीं लेगा ना।
प्रॉफिट प्रेफरेंस ऑफ प्रेफरेंस प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, फिर अगर कुछ बचेगा तो वो इक्विटी वाले को जाता है। दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो सारा खर्चा हो गया, अब जो बचा वो बांट लेते हैं। बांटने का मतलब होता है एप्रोप्रिएट करना, सभी को दे दिया, अब जो बचेगा हम लोग मिल बांट के ले लेते हैं। लेकिन मिल बांट के लेने का बात इक्विटी बोलेगा, प्रेफरेंस तो बोलेगा मुझे मेरा दे दो, उसके बाद आप लोग मिल बांट के जो लेना है ले लो, ठीक है। तो डिविडेंड और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, एंड दीज आर नॉट डिडक्टेबल इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब ये पीएल में नहीं लिखा जाता है, जब हम लोग टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं तो वहां पर नहीं लिखते हैं, टू डिविडेंड बोल के पीएल में कभी नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये प्रॉफिट का पार्ट है, ये प्रॉफिट जो होता है उससे दिया जाता है। अच्छा अब देखो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवेंचर। ये देखो सिक्योर्ड, अभी थोड़ी देर बाद ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ये जो इतने टाइप ऑफ डिवेंचर बोला है कैसा कैसा इसका नेचर होता है। टोटल ये यहाँ पर बोल रखा है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड बियरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, अभी पढ़ेंगे हम लोग ये वाला। और शेयर जो है वो तो दो टाइप का ही होता है, पता ही है हमें क्या क्या होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अच्छा नेक्स्ट देखो, डिवेंचर को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? डिवेंचर क्योंकि एक लोन है तो लोन का हेडिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो हमारा शेयर होता है उसको कौन से हेडिंग में दिखाया जाता है? शेयर होल्डर्स फंड वाले हेडिंग में दिखाया जाता है। ये एक डिफरेंस हो जाएगा, ये तुम लोग लिख सकते हो डिफरेंस में। डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डिवेंचर का अलग अलग स्कीम हो सकता है कि 5 साल बाद पेमेंट कर देंगे या फिर उसको 5 साल बाद शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही चीज बोल रहा है, डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर डिवेंचर और शेयर्स एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब वो जब इशू होगा तभी बताना पड़ेगा कि ये डिवेंचर कन्वर्टेबल है कि नहीं है। ये देखो कन्वर्टेबल में हम लोग देख सकते हैं टाइप्स में, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। मतलब क्या ये फ्यूचर में शेयर में कन्वर्ट हो सकता है? अगर हो सकता है तो इशू के टाइम पे ही बता दीजिए कि कैसा डिवेंचर है आपका, कन्वर्टेबल है कि नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर बोल रहा है शेयर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, किसी भी हालत में ये डिवेंचर या किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। डिवेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनीज। जैसे हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे शेयर का, वहां पर अगर कोई शेयर होल्डर फॉरफिट कर देता है, मतलब सॉरी कोई शेयर होल्डर अगर नॉन पेमेंट करता है, मतलब पैसा नहीं देता है कॉल करने के बाद भी, तो उनका शेयर हम लोग फॉरफिट कर सकते हैं यानी कैंसिल कर सकते हैं। बट डिवेंचर होल्डर अगर नॉन पेमेंट कर रहा है, मतलब पेमेंट नहीं कर रहा है, नॉन पेमेंट के केस में हम लोग उनका डिवेंचर फॉरफिट नहीं कर सकेंगे। अच्छा लास्ट देखो क्या बोल रहा है At maturity, debenture holder get back their money as per the terms and condition of the redemption। तो मैच्योरिटी पे क्या होगा? डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा जो है वो रिटर्न मिल जाएगा जो कंडीशन और टर्म्स था उसके हिसाब से। लेकिन शेयर में क्या होता है? अगर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर को उनका पैसा नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट गेट बैक देयर मनी बिफोर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब लिक्विडेट होगी तभी इनको मिल सकता है, इसके पहले नहीं मिल सकता है। हाउएवर अगर फिर भी वो बचेगा तभी मिलेगा, पहले सबको दिया जाएगा लिक्विडेशन पे, अगर कुछ बच जाता है तो इनके झोली में कुछ जाएगा, अदरवाइज नहीं। हाउएवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन गेट बैक देयर मनी बिफोर लिक्विडेशन, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहे तो कंपनी बंद होने के पहले भी अपना पैसा जो है वो रिटर्न ले सकता है। अच्छा लास्ट देखो, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिवेंचर होल्डर आर पेड ऑफ बिफोर द शेयर होल्डर। देखो जब लाइन पे लगेगा लिक्विडेशन पे तो पहले डिवेंचर, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी। लेकिन जब लिक्विडेशन होता है, ये डिवेंचर के केस में, बट जब लिक्विडेशन होगा तो शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में मिलेगा। ये देखो शेयर होल्डर आर पेड एट लास्ट आफ्टर पेइंग डिवेंचर होल्डर ट्रेड पेबल। तो डिवेंचर होल्डर, ट्रेड पेबल, जितने भी आउटसाइडर है सबको देने के बाद प्रेफरेंस, फिर इक्विटी आता है सबको देने के बाद, ठीक है। तो एक चैप्टर ही होता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, वहां पर पूरा लिस्ट बना हुआ है कि सब किनको पहले दिया जाएगा। और ट्रेड पेबल या फिर जो लेबर होता है वो भी कैटेगरी वाइज रहता है, ठीक है। जो थोड़े अनस्किल्ड पर्सन होते हैं उनको पहले दिया जाता है, उसके बाद स्किल्ड पर्सन को दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे कैटेगरी में पूरा चीज को डिवाइड करके एडजस्ट किया गया है। लेकिन हमें यहाँ पर उतना डिटेल्स का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा चैप्टर है नहीं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो वहां पर ये पढ़ने मिलेगा हमें, ये जहाँ पर मतलब ये डिटेल्स कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना पता करेंगे तो चलेगा कि सबसे पहले डिवेंचर वाले को मिलेगा ट्रेड पेबल, मतलब आउटसाइडर को, फिर इनसाइडर में से प्रेफरेंस शेयर वाले को, और एकदम लास्ट में कुछ बचेगा तो इक्विटी वाले को, ठीक है। अच्छा अब देखो डिवेंचर का जो टाइप्स हम लोगों ने वहां पर देखा था, कितने टाइप का डिवेंचर होता है। तो एक ये देखो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। यहाँ पर देखो
दिखेगा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। ये किस बेसिस पे होता है? सिक्योरिटी बेसिस पे। तो सिक्योरिटी बेसिस पे दो तरह का होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब इसका मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मतलब वही कि अगर किसी ने मॉर्गेज रखा है, किसी कंपनी ने मॉर्गेज रख के डिवेंचर दिया है, तो वो डिवेंचर होल्डर वालों के लिए सिक्योरिटी है, क्योंकि बाई चांस कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो वो एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। और अगर मॉर्गेज नहीं रखा है तो वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा, जो कि डिवेंचर होल्डर के लिए उतना अच्छा बात नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो हो सकता है कि उनको कुछ भी ना मिले। तो दिस डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय ये चार्ज मतलब वही मॉर्गेज अपॉन सम और ऑल एसेट ऑफ द कंपनी। अब चार्ज कौन से एसेट पे होगा? कुछ एसेट या फिर सारे एसेट पे भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा क्या एग्रीमेंट बना हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये मैंने पहले ही तुम लोगों को समझा दिया था, फिक्स चार्जेस, फ्लोटिंग चार्जेस। अब फिक्स चार्जेस का मतलब क्या होता है? देखो फिर से वही वाला चीज दे रखा है। फिक्स चार्जेस का मतलब है ए मॉर्गेज ऑन ए स्पेसिफिक एसेट। फिक्स का मतलब अगर स्पेसिफिकली हमें बता दिया है कि ये सारे एसेट पे मॉर्गेज रखा हुआ है, जैसे ए बी सी डी ई, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था, मैंने बोला ये 3 एसेट पे मुझे मॉर्गेज रखना है, तो मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि ये 3 एसेट ही मेरा मॉर्गेज है, बाकी नहीं। ठीक है, दिस एसेट कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द डिवेंचर होल्डर। तो कंपनी चाहे तो ये 3 एसेट को डिवेंचर होल्डर के कंसेंट के बिना कभी नहीं बेच सकते, क्योंकि ये मॉर्गेज रखने का मतलब हो गया जब तक हम लोग लोन रीपे नहीं कर देते हैं तब तक ये चीज बेच के उनको पैसा मिलने का अधिकार है। तो फिर ये मॉर्गेज का मतलब है ये उनका है। ठीक है, ये उनका है, ये कंपनी फ्रीली यूज नहीं कर सकती है, मतलब बेच नहीं सकती, यूज कर रही है लेकिन बेच नहीं सकती है। द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट आर यूटिलाइज्ड फर्स्ट फॉर द रीपेइंग द डिवेंचर होल्डर। अगर बेचना ही है तो बेच के पहले डिवेंचर होल्डर का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ए फ्लोटिंग चार्ज। अब फ्लोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है? जनरली कवर ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब जितने भी एसेट है कंपनी में सभी में चार्ज लग जाता है, इंक्लूडिंग फ्यूचर वन। अगर फ्यूचर में अगर हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं, मान लो फ्यूचर में एक एफ टाइप ऑफ एसेट खरीद रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर चार्ज में इंक्लूड हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही आज बताया। ठीक है, ये होता है फिक्स्ड और फ्लोटिंग का डिफरेंस। अच्छा, अनसिक्योर्ड या नेकेड का मतलब वही किसी भी तरह का मॉर्गेज नहीं है। दिस डिवेंचर आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। चार्ज मतलब मॉर्गेज अपॉन एनी एसेट। ए कंपनी merely promises to pay interest on due dates and to repay the amount due on maturity date. This type of debenture are very risky from the viewpoint of investor। मतलब डिवेंचर होल्डर के लिए ये रिस्की है। क्यों रिस्की है? कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है तो बस इनके पास तो कोई स्कोप नहीं है कि ये अपना एसेट, कंपनी का एसेट बेच के अपना जो इंटरेस्ट का पैसा है या लोन का पैसा है उसे रिकवर करे। तो अगर कंपनी नहीं दे पाएगी तो पूरा इनका लॉस है, जो कि सिक्योर्ड वाले में नहीं होता, इसलिए इसका नाम है सिक्योर्ड, और इस ये वाले टाइप ऑफ डिवेंचर का नाम है अनसिक्योर्ड। अब देखो कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके दो तरह का होता है। ठीक है, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। मतलब कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एक डिवेंचर दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट हो सकता है, एक डिवेंचर दूसरे शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ये देखो कन्वर्टेबल मतलब जो कन्वर्ट हो सकता है। These are debentures which will be converted into equity share either at par or premium or discount। मतलब जो इक्विटी शेयर मिलेगा, मान लो डिवेंचर होल्डर को कंपनी बोल रही है आपको मतलब बोलेगी नहीं, अचानक से नहीं बोल सकती, ये भी हमें ध्यान रखना है। जब इशू हुआ होगा तभी लिखा हुआ होगा कि ये कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो फिर जो डिवेंचर होल्डर है उसको भी ये चीज समझना पड़ेगा कि उसने कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीदा है, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो डिवेंचर जो है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो शेयर जो है वो पार वाला भी हो सकता है, प्रीमियम वाला भी हो सकता है, डिस्काउंट वाला भी हो सकता है। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद होगा वो सब लिखा हुआ होना चाहिए इशू टाइम पे ही। दिस डिवेंचर्स मे बी फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल। अब फुल्ली पार्टली मतलब मान लो किसी के पास 10 डिवेंचर है, तो कंपनी ने ऐसा रूल्स निकाला कि किसी के पास अगर 2 डिवेंचर है उसे 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी के पास 10 डिवेंचर है तो उसे कितना शेयर मिलेगा? 5 शेयर मिलेगा। ऐसे भी हो सकता है। या फिर मान लो 100 है तो 50% कन्वर्ट होगा, 50% कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा। तो अलग अलग बहुत तरह का कुछ भी हो सकता है, जैसा इन लोगों को लगे वो ऐसा स्कीम कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें इनको बताना पड़ेगा। तो फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल हो सकता है। इन फ्यूचर दिस डिवेंचर होल्डर्स गेट ए चांस टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इससे क्या होगा? जो डिवेंचर होल्डर है वो फ्यूचर में शेयर होल्डर बन जाएंगे अगर कन्वर्ट हो जाता है तो। नॉन कन्वर्टेबल मतलब किसी भी हालत में कन्वर्ट नहीं होगा। दीज आर डिवेंचर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन फ्यूचर एज पर द टर्म ऑफ इशू द डिवेंचर आर रीपेड। तो इसका मतलब नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या हो गया? नॉन कन्वर्टेबल का मतलब हो गया कि डिवेंचर जो है वो किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा, ना तो शेयर में होगा ना
तो फ्यूचर में किसी डिवेंचर में होगा। इसका मतलब जो मेन अमाउंट है उसको रीपे करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ठीक है। अब परमानेंस के ऊपर दो तरह का है परमानेंस, ठीक है, तो उसके ऊपर है रिडीमेबल और इरिडीमेबल, मतलब कितने दिन तक ये डिवेंचर रहेगा। रिडीम कब होगा, रिडीम का मतलब रीपे, कब पैसा लौट आएगा कंपनी। तो रिडीमेबल डिवेंचर, दिस डिवेंचर आर रीपेबल एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू, मतलब इशू के टाइम पे लिखा हुआ रहेगा 5 साल बाद आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जैसे मैंने 5 साल बोला वैसे यहाँ पर 8 साल का एग्जाम्पल लिया हुआ है। इरिडीमेबल, दिस डिवेंचर आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इरिडीमेबल ना मतलब कंपनी ने कोई टाइम बताया ही नहीं है कि कब रिडीम होगा, और रिडीम होगा भी नहीं क्योंकि इरिडीमेबल है, मतलब रीपे नहीं होगा। लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी जितना दिन जिंदा है ये पैसा रिटर्न नहीं करेगी, सिर्फ इंटरेस्ट देते जाएगी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड परपिचुअल डिवेंचर। परपिचुअल मतलब क्या, जिसका कोई अंत नहीं है, जो चलता ही जाता है, तो ये भी वैसा ही हो गया। These are repaid only at the time of liquidation, मतलब कंपनी जिंदा जब तक है तब तक इसको रीपे, मतलब इसका कुछ रीपेमेंट होगा ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये इरिडीमेबल डिवेंचर है। बाय चांस कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तब क्या होगा, तब जरूर पैसा मिलेगा, सिर्फ लिक्विडेशन पे मिलेगा, बाकी किसी भी कंडीशन में इरिडीमेबल डिवेंचर का पैसा हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट तो मिलता जाएगा, तभी तो वो लोन है, डिवेंचर है, इंटरेस्ट मिलता जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तभी मिलेगा अगर कंपनी बंद हो जाता है तो, मतलब इन केस ऑफ लिक्विडेशन। नेक्स्ट है नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड मतलब these debentures are payable to a registered holder, ठीक है, whose name, address and particulars of holding is recorded in the register of debenture holder। तो ये डिवेंचर जो है इसका जो भी रूल्स रेगुलेशंस किन पे लागू होगा, ऐसा डिवेंचर होल्डर पे लागू होगा जिनका नाम, एड्रेस, पर्टिकुलर कितने सारे डिवेंचर होल्ड कर रहे हैं वो सारा रजिस्टर में लिखा हुआ रहेगा। दे आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल, ठीक है, इसका बहुत सारा प्रूफ है, ठीक है, रजिस्टर्ड है तो ये इजीली ट्रांसफरेबल भी नहीं है ऐसा डिवेंचर। द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर टू बी कंप्लाइड विथ for effecting transfer to those debenture. Debenture interest is paid either to the order of registered holder as expressed in the warrant issued by the company or the bearer of the interest coupon, ठीक है। तो इस डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है किनको मिलेगा, जिनका नाम उस रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, जिनका नाम, एड्रेस, ये सब जो रजिस्टर्ड है, या फिर उनको जिनके पास वो इंटरेस्ट कूपन है, मतलब वही जिनका नाम रजिस्टर्ड है उनके पास ही इंटरेस्ट कूपन रहेगा, और ये उतना इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब ये डिबेंचर इजीली हम लोग किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। बियरर डिवेंचर, दिस डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, ये इजीली ट्रांसफर हो सकता है। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू द बियरर, नो काइंड ऑफ रिकॉर्ड इज केप्ट बाय द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर। इन डिवेंचर का नाम कंपनी के कहीं पर भी बुक नहीं रहता है, कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं रहता है, ठीक है। देयर आर द इंटरेस्ट, देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑन इट्स पेड टू द होल्डर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी आइडेंटिटी, नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ सच डिवेंचर। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ये डिवेंचर जो है ये इजीली ट्रांसफरेबल है, ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें नाम रहता है, ये डिवेंचर जो होल्ड कर रहा है उनका नाम रजिस्टर बुक में रजिस्टर्ड रहता है, तो अगर मेरा नाम रजिस्टर्ड है कहीं पर भी तो क्या हम इजीली उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस होगा। मान लो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले रहे हैं हम लोग, तो स्कूल में नाम रजिस्टर्ड रहता है, तो हम लोग अचानक से दूसरे स्कूल में इजीली नहीं ले सकते, हमें पहले वाले स्कूल से क्या लेना पड़ता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तभी जाके दूसरे जगह पे हमें ट्रांसफर जो है वो मतलब एडमिशन मिलता है, तो ये एक प्रोसेस होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है, अगर मेरा नाम रजिस्टर्ड है एज अ डिवेंचर होल्डर, अगर हम रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्ड कर रहे हैं तो उस केस में मेरा डिवेंचर जो ट्रांसफर वो इतना इजी नहीं है, नॉट इजीली ट्रांसफरेबल। इसका मतलब ये नहीं कि नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल है बट इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, और हमेशा इंटरेस्ट उसी को मिलेगा जिनका नाम उस रजिस्टर्ड में रहेगा उस डिवेंचर के रिगार्डिंग। लेकिन बियरर डिवेंचर ऐसा नहीं होता है, बियरर डिवेंचर जो है बहुत ही इजीली ट्रांसफरेबल होता है और इसमें नाम वाम लिखने का जरूरत नहीं होता है, कोई किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं रहता है, जो डिवेंचर होल्डर होगा ठीक है उसी को इंटरेस्ट मिल जाएगा, और ट्रांसफर करने के लिए कोई डीड वगैरह का भी जरूरत नहीं होता है, ज्यादा लीगल प्रोसीड्योर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया बियरर डिवेंचर। जैसे
पैसे का बात होता है, देखो पैसे में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अगर मेरे पास 10 रुपीज का नोट है, वो कहीं से भी आया हो, ठीक है, हम उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे हम कुछ भी और खरीद सकते हैं। फिर वो अगर मैंने किसी से मान लो 10 रुपए का एक पेन ही खरीद लिया, ठीक है, तो फिर वो शॉप वाला फिर किसी और को वो 10 रुपए देके कुछ और खरीद सकता है। तो ये क्या है, इजीली ट्रांसफरेबल है, किसी का नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है कि ये पैसा कोई यही यूज करेगा और कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही बियरर डिवेंचर मतलब नाम किसी का नहीं लिखा हुआ, इजीली ट्रांसफरेबल है, जिसके पास रहेगा उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। तो जिसके पास 10 रुपए का नोट है वही खरीद सकता है 10 रुपए का चीज, उसी तरह से बियरर। लेकिन रजिस्टर्ड में ऐसा नहीं होगा। सपोज अगर ऐसा कोई नोट होता है जहां पर नाम जैसे चेक में होता है ना, तो वही रजिस्टर्ड, तो वैसे हो गया। तो ये बियरर और ये रजिस्टर्ड नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से, और एकदम एंड में है प्रायोरिटी के हिसाब से। तो ये बड़ा ही आसान है, फर्स्ट और सेकेंड। मान लो डिवेंचर जब इशू हो रहा है, कंपनी ने लिखा है, कंपनी 2 बार डिवेंचर इशू कर रही है, ठीक है, एक बार कर चुकी है मॉर्गेज वाला ही, तो उसको बोलेगी फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, फिर दूसरा बार कर रही है तो सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर। ऐसा नाम अगर दिया हुआ है तो प्रायोरिटी फर्स्ट वाले का पहले हो जाएगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन, और सेकंड वाले का बाद में होगा। दिस डिवेंचर आर पेबल फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज्ड। या फिर मान लो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मॉर्गेज वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लो ए बी दो एसेट को मॉर्गेज रखा गया था, मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर है, लेकिन 2 तरह का सिक्योर्ड डिवेंचर है, सिक्योर्ड में भी 2 है, एक फर्स्ट मॉर्गेज एक सेकंड मॉर्गेज। तो फर्स्ट वालों को पहले मिलेगा, जब एसेट बेच के पैसा निकाला जाएगा फर्स्ट वाले को पहले मिलेगा, उसके बाद ही सेकंड वाले को मिलेगा। ये देखो, दिस डिवेंचर आर पेबल आफ्टर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, मतलब फर्स्ट वाले को जो पे करना है वो करने के बाद अगर कुछ बचेगा तभी सेकंड वाले को मिलेगा, मतलब इनका प्रायोरिटी बाद में आएगा, ये प्रायोरिटी बेसिस में है। तो ये था मतलब थियोरेटिकल जो भी डिवेंचर के बारे में होना चाहिए, काफी है हमारे लिए, ठीक है, ये इतना ही हमें पता करना था। और ये देखो इशू ऑफ डिवेंचर, कितने तरह से डिवेंचर इशू हो सकता है, ये देखो डिवेंचर इशूड एट पार हो सकता है, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट हो सकता है, और देखो क्या क्या हो सकता है, इशूड एट प्रीमियम। अब देखो उसके बाद तुम लोग को फिर मिलेगा इशूड एट पार। ये क्या है, फिर से पार कहां से आ गया, एक्चुअली डिवेंचर का जो सिस्टम है वो इशू और रिडेम्पशन पहले ही बताना पड़ता है ना। डिवेंचर एक ऐसा चीज है जब हम लोग इशू करेंगे तब भी बोलना पड़ेगा पार में कर रहे हैं, प्रीमियम में कर रहे हैं, डिस्काउंट में कर रहे हैं, और उसी डेट पे हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कितने दिन बाद उस डिवेंचर को हम लोग रिडीम करने वाले हैं और किस पे रिडीम करने वाले हैं, पार में, डिस्काउंट में, प्रीमियम में। ये चीज भी हमें तभी बताना पड़ेगा कि हमारा कैसा टाइप ऑफ डिवेंचर है, क्या हमारा मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर है, अनसिक्योर्ड है, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, अगर रिडीम होगा तो कैसे होगा, ठीक है, अगर कन्वर्टेबल है तो कैसे होगा, वो सब बताना पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पर इसीलिए डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट एट डिस्काउंट, मतलब डिवेंचर पार में इशू हुआ, ठीक है, और जब रिडीम होगा तब पार में भी हो सकता है या फिर वो डिस्काउंट में हो सकता है, ये बता रहा है। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, मान लो इशू हुआ है डिस्काउंट पे, ये सिचुएशन अगर होता है, ठीक है, और रिडीम होगा पार या फिर डिस्काउंट पे, ये एक सिचुएशन हो सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन का यहाँ पर नाम दे रखा है, क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट, मतलब जब इशू किए थे तो वो प्रीमियम पे किए, ठीक है, और जब रिडीम कर रहे हैं तब पार या डिस्काउंट पे कर रहे हैं, जब इशू किए तब पार पे किए, जब रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे कर रहे हैं, जब इशू किए तब डिस्काउंट पे किए, जब रिडीम कर रहे हैं तब प्रीमियम पे कर रहे हैं, जब इशू किए तब प्रीमियम पे किए, जब रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है, तो इसको कुछ रटने का जरूरत नहीं है, ये तो सब एक एक कंडीशन है। हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा जो मतलब ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसको कैसे डील करना है। रिडेम्पशन एट ए डिस्काउंट मे बी ए रेयर सर्कमस्टेंसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन देखो डिस्काउंट पे रिडीम नॉर्मली नहीं होता। इसका लॉजिक क्या है, डिस्काउंट पे रिडीम होने का मतलब क्या, मान लो कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया और मान लो हम लोगों ने खरीद लिया 10 डिवेंचर, एक डिवेंचर 100 रुपए का, तो 10 डिवेंचर कितने का आ गया, 1000, मतलब कंपनी को हम लोगों ने 1000 रुपए का लोन दिया। अब जब रीपे होगा, कंपनी बोल रही है हम 10 रुपए 100 रुपए का डिवेंचर को हम 80 रुपए में रिडीम करेंगे, यानी कंपनी हमें कितना लौटाएगी, 800। बोलो कोई पब्लिक मानेगा कि उसने 1000 दिया था उसे 800 मिलेगा, क्या ये मानेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है मिडिल में, उसमें कोई नहीं मैम। प्रॉब्लम है, नहीं मानेगा ना। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस होता है, ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं मानेगा, ठीक है, इसीलिए नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर एकेडमिकली हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन हमें मिल सकता है, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। मैम अच्छा अब हाँ, वो एक और है ना ऐसा जिसमें डिस्काउंट में इशू करके
प्रीमियम पे वो करते हैं, जो रिडीम करते हैं, उसका एक हाँ, टर्म था ना, ये जीरो। डिवेंचर का ही तो। अच्छा, नहीं उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होता है ना, जो उसका टर्म जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा कुछ था जो। ओ, जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो भी तो डिवेंचर है ना, क्योंकि बॉन्ड भी तो डिवेंचर ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा ना, बॉन्ड भी तो डिवेंचर होता है। हाँ, उसमें भी वैसे ही होता है। जीरो कूपन बॉन्ड जो है, जीरो कूपन मतलब वहां पर कुछ इंटरेस्ट नहीं बोल रहा है, फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जब पे होगा तब वो प्रीमियम पे ही होगा। जीरो कूपन बॉन्ड है तो क्या हुआ, मतलब पहले कूपन रेट कुछ नहीं बोल रहा है। कूपन रेट मतलब वही इंटरेस्ट ही, मतलब वही डिवेंचर का ही बात होता है, क्योंकि डिवेंचर मतलब ही तो बॉन्ड हो जाता है। ये देखो ना, डिवेंचर के इसमें ही बोल रखा है, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड भी वन टाइप ऑफ डिवेंचर होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो, जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हम लोग इस तरह से नहीं, हम लोग को जर्नल एंट्री तो नॉर्मली आता है, हम लोग यहाँ से देखेंगे कैसे हमारा जर्नल एंट्री ट्रीट होगा। इलास्ट्रेशन 1 में देखो क्या बोला है, अमूल लिमिटेड इशूड 40 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 50 ईच। इसका मतलब 40 लाख क्या है, 40 लाख क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है, 9% क्या है, 9% क्या इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, मतलब बताना पड़ेगा ना पहले कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिवेंचर है। ऑफ 50, 50 क्या है इसका, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। अच्छा, अब पेबल कैसे है, ऑन एप्लीकेशन एज पर द टर्म मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार। अच्छा, रिडीमेबल एट पार मतलब पार में ही रिडीम हो जाएगा, एनी टाइम आफ्टर 3 इयर्स, किसी भी टाइम में हो जाएगा, 3 साल बाद ही, किसी भी टाइम में, मतलब 3 साल बाद बोल रहा है लेकिन कोई डेट नहीं दिया। 3 साल बाद किसी भी टाइम पे उनका वो रिडीम हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बोल रहा है, तो बोल रहा है एनी टाइम। जैसे 3 साल कवर हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, इशू डेट से लेके 3 साल बाद ये रिडीम हो जाएगा। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ अमूल लिमिटेड। हमें क्या करना है, इनका इशू का एंट्री रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इशू का एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो कैसे होगा देखो। तो प्रेजेंटेशन तो देखो ऐसे करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अतुल ना अमूल क्या था, देखते हैं, अमूल। अच्छा, बुक्स ऑफ अमूल लिमिटेड, ये लिखना पड़ता है। इन द बुक्स अब भी लिख सकते हो। अच्छा, अब जर्नल में डेट देना पड़ता है, वैसे डेट तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, डेट का एक कॉलम हो जाएगा, डेट तो नहीं है, हम सिर्फ जर्नल एंट्री लिख के दिखा देते, स्ट्रक्चर सबको पता ही होता है। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा बोला, एप्लीकेशन पे कितना मिलेगा बोलो, एप्लीकेशन पे कितना मिलेगा, पूरा पैसा 50। ही तो बोल, 50 है ना, पूरा ही तो 50 तो मिल रहा है पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो 50 इंटू 40 लाख, तो क्या एंट्री होगा, पैसा मिलेगा। हम लोग तो लोन ले रहे हैं ना, तो लोन लेने का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन होता है। लोन की जगह लोन, यहाँ पर नाम क्या है लोन का, 9% ना, क्या नाम है, 9% डिवेंचर, लोन का नाम है 9% डिवेंचर। और इसमें हो जाएगा 40 लाख इंटू 50, 2 करोड़। 2 करोड़, तो 40 लाख और 50, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 4 इंटू 5 20 लाख। ठीक है, तुम लोग 2 करोड़ लिख सकते हो। ऐसे मत लिख देना मेरे जैसे, मैंने जैसे एल यहाँ पर लिख दिया वैसे नहीं चलेगा, तुम लोग को या तो पूरा लिखना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन करोड़ बोल के, फिर यहाँ पर सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा। ऐसे मत लिख दो, हम एक काम करते हैं, इन करोड़ लिख देते हैं, ऐसे करोड़ में ही आ रहा है तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इन करोड़ यानी 2 करोड़ हो जाएगा इसका मतलब। अच्छा, ये पैसा मिल गया। पैसा मिलने से, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट पहले लिखेंगे, एप्लीकेशन का पैसा मिला ना तो पहले लिखेंगे टू डिवेंचर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वैसे लिखेंगे टू डिवेंचर, सिर्फ डिवेंचर नाम चेंज हो जाएगा, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अब इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है, जैसे शेयर के पैसे को कैपिटल बनाते हैं तो डिवेंचर के पैसे को क्या बनाएंगे, बोलो, डिवेंचर का एप्लीकेशन का पैसा कहाँ पर चला, 9% डिवेंचर अकाउंट। हाँ, लोन बन जाएगा टू 9% डिवेंचर अकाउंट।
2 करोड़, ठीक है। अब इसका नरेशन ये हम यहाँ दिखा देते हैं, तुम लोग लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, सिंपल है, ऐसे लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर हमें बोला है सिर्फ इशू का एंट्री दिखाना, इसीलिए मैंने सिर्फ इशू का ही एंट्री दिखाया है, ठीक है। रिडेम्पशन पार पे बोला था बट मैंने उसका कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया बिकॉज यहाँ पर रिडेम्पशन जो है वो पार पे है, ये हम बताएंगे कैसे होगा। हम लोग पहले इशू वाला एंट्री कर लेते हैं, ये इशू का एंट्री बोला था, हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, देखो अतुल लिमिटेड, अच्छा अतुल लिमिटेड इशूड 1, ये क्या है 1 करोड़ है शायद, हाँ 1 करोड़, ये क्या है नंबर ऑफ डिवेंचर डिवेंचर और ये इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये 100 क्या है फेस वैल्यू, ठीक है। तो अतुल लिमिटेड ने डिवेंचर इशू किया है 1 करोड़ 8% वाला 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, ये डिस्काउंट में किया है 10% डिस्काउंट में, तो बोलो कितने में, इशू प्राइस क्या है, फेस वैल्यू तो 100 है, इशू 90 प्राइस 90 हो जाएगा क्योंकि 100 पे 10% का डिस्काउंट यानी 10 होता है तो 90 ये इशू प्राइस हो जाएगा, ठीक है। रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 साल बाद रिडीम होगा। मनी वॉज पेबल एज फॉलोज 30 ऑन एप्लीकेशन, 90 रुपया कैसे मिलेगा एप्लीकेशन पे 30, 60 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 60 मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करवाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कैसे होगा इलस्ट्रेशन 2, तो पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सॉरी इक्विटी लिखते रहे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बोलो कितना मिलेगा एप्लीकेशन में, कितना मिल रहा है चेक करो, 1 करोड़ और इंटू 30 एप्लीकेशन में, तो 1 करोड़ इंटू 30 कितना हो जाएगा 30 करोड़, इन करोड़ लिख देते हैं यहाँ पर 30 करोड़। अब ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% लोन में, लोन का नाम क्या है 8% डिवेंचर, 30 करोड़ एप्लीकेशन का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो पैसा मिलेगा दैट इज अलॉटमेंट का। अब ये डिस्काउंट का बात सोचो, डिस्काउंट कहां पर दिया गया है वो नहीं बताया, मतलब डिस्काउंट एप्लीकेशन पे है या अलॉटमेंट पे है ये तो नहीं बताया। अगर हमें कुछ नहीं बताया जाता है तो हम लोग कहाँ एज्यूम करते हैं, इक्विटी शेयर पे अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में, तो हम लोग ये मानेंगे कि जो 10 रुपए का डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट में है, ठीक है। तो अलॉटमेंट का एंट्री कैसे होगा, पहले ड्यू होता है, यहाँ पर भी सेम ही चीज है, डिवेंचर में भी सेम ही पैटर्न में होगा, बस डिवेंचर का नेचर अलग होता है। तो पहले ड्यू करो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब डिस्काउंट होगा तो लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 9% नहीं 8%, टू 8% डिवेंचर, बिल्कुल इक्विटी शेयर के तरह ही है, देख सकते हो। हम लोग क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैपिटल की जगह यहाँ पर क्या बन रहा है, लोन बन रहा है, या कैपिटल नहीं बन रहा है, मतलब कैपिटल तो बन रहा है बट इन द फॉर्म ऑफ लोन बन रहा है, तो ये हो गया 8% डिवेंचर। अब इसमें कितना कितना लिखेंगे, अलॉटमेंट में कितना मिलेगा हमें 60, तो 1 करोड़ इंटू 60 करोड़। अच्छा, यहाँ पर इन करोड़ डिस्काउंट में 10 करोड़, हाँ डिस्काउंट में 10 करोड़। अच्छा, 1 करोड़ इंटू 10, क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट था तो 10 करोड़। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 1 करोड़ 70 करोड़, 70, तो ये 70 करोड़, अच्छा बार बार लिखते रहे 70 करोड़। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा जब पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलने से क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू डिवेंचर, क्या लिखेंगे बोलो
टू डिवेंचर क्या कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल शेयर की तरह Allotment ही। account. हाँ Allotment. सेम ही तो, हाँ अलॉटमेंट सेम ही तो होगा ना। अच्छा कितना लिखना पड़ेगा, जितना यहाँ पर है तभी तो कैंसिल होगा, यहाँ भी 60 लिखो, यहाँ भी 60 लिखो। लेकिन जिनको लिखना पड़ेगा, हम बार बार बोल रहे हैं जिनको लिखना पड़ेगा उनको लेकिन पूरा नरेशन लिखना पड़ेगा। तो नरेशन कोई मुश्किल नहीं है, पहले क्या लिखेंगे देखो समझ के लिखना है। पहले पैसा मिल रहा है तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, कम से कम इतना लिखने से भी होगा, पूरा डिटेल्स नहीं भी लिखोगे चलेगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, बस हो गया, इस तरह से लिखना पड़ेगा। या फिर बीइंग अलॉटमेंट Ma'am, मनी being रिसीव्ड, allotment by received. हाँ रिसिप्ट, ये रिसिप्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा ड्यू, बस इतना लिखोगे तो हो जाएगा। लेकिन जिनको लिखना है उनको नरेशन लिखना ही पड़ेगा। जर्नल में नरेशन लिखना पड़ता है जब तक क्वेश्चन में ये ना बोल दे कि विदाउट नरेशन, नहीं तो नंबर कट हो जाता है। जर्नल यानी नरेशन के साथ ही होना चाहिए। अच्छा अभी एक चीज बताते हैं, अभी हम लोगों ने दो क्वेश्चन जो भी किया इनका रिडेम्पशन कैसे था उसको थोड़ा ध्यान में रखते चलते हैं। जैसे देखो ये पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि रिडीमेबल एट पार, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं बिकॉज इस बताएंगे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इसका इशू बोला था 50 रुपए पे है, इसका रिडेम्पशन लिख लेते हैं। रिडीम होगा ये वाला एट पार पे, पहला वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 रिडीम एट पार। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 किया उस पे रिडीम बोल रखा है, रिडीम एट, देखो इस पे रिडेम्पशन बोल रखा था, अतुल वाले क्वेश्चन पे रिडेम्पशन एट डिस्काउंट बोला था शायद, नहीं ये भी पार है, रिडेम्पशन एट पार, तो दोनों ही पार बोला था क्या। रिडीमेबल एट पार, आगे वाला देख लेते एक बार फिर से, रिडीमेबल एट पार, दोनों ही एट पार में है, ठीक है। अच्छा अब इलास्ट्रेशन 3 यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कोएनल केमिकल लिमिटेड इशूड 15 लाख 10% डिवेंचर। तो 15 लाख क्या है, नंबर Number ऑफ of debenture. डिवेंचर, 10% है डिवेंचर का इंटरेस्ट ऑफ 50 ईच, 50 रुपए का, ये क्या है Face value. फेस वैल्यू। अच्छा एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा, 55. हाँ 5 होगा ना, 60 नहीं होगा, 55, 50 प्लस 50 पे 10%, 50 पे 10% यानी 5 रुपए, तो ये हो जाएगा 55, इशू प्राइस हो गया 55। पेएबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 20 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और बाकी जो है वो अलॉटमेंट पे देना पड़ेगा। डिवेंचर आर रिडीमेबल एट पार, तो ये देखो एप्लीकेशन पे कितना 20, अलॉटमेंट में बैलेंस, तो बैलेंस कितना होगा पूरा अगर 35. 35। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है डिवेंचर और रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद रिडीम हो जाएगा, एट पार बोला है, ये वाला भी नोट डाउन करेंगे। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड, रिकॉर्ड। अच्छा कॉल देखो अलॉटमेंट ही क्यों अलग से बोल रखा है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो मिलेगा ही, जिनको जो एप्लीकेशन भरेंगे उनको ही तो अलॉटमेंट देने का बात आएगा, तो एप्लीकेशन का पैसा तो मिलता ही है, नहीं मिलेगा तो वो पहले ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अलॉटमेंट का पैसा सभी ने दे दिया है। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन मनी। अच्छा ये हमें बता दिया है कि प्रीमियम अलॉटमेंट में नहीं लेना है, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग अलॉटमेंट में ही एज्यूम करते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि ये मानो प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में है, तो फिर एप्लीकेशन का यहाँ पर जो दो पार्ट होगा, जो बाइफर्केशन होगा वो कैसा होगा। अगर 5 रुपए मेरा प्रीमियम है तो 20 में 5 प्रीमियम हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, ऐसा होगा। बोलो ये चीज समझ में आ गया। Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं इलस्ट्रेशन 3, इसमें भी है रिडीम एट पार, रिडीम एट पार। अच्छा अब इसका सिस्टम क्या था, 50 था फेस वैल्यू, हम दिखा देते हैं। इशू प्राइस हो गया 50 प्लस 50 इंटू 10% यानी 55, ठीक है। अब पेएबल कैसे था, एप्लीकेशन पे देना है 20, अलॉटमेंट पे देना है, इसका मतलब बैलेंस बोला था, तो बैलेंस कितना हो जाएगा 35। अब एप्लीकेशन पे प्रीमियम इंक्लूडेड है, क्योंकि प्रीमियम 5 रुपए का है तो ये 5 रुपए प्रीमियम का चला गया, बाकी बचा 15 जो कि टूवर्ड्स एप्लीकेशन चला जाएगा।
टूवर्ड्स एप्लीकेशन चला जाएगा। अब इस पे हमें एंट्री जो है वो करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन? 15 लाख इंटू 15 लाख इंटू ये एप्लीकेशन का कितना पैसा कितना मिलेगा 20 या 15 और 5 अलग अलग देगा। कोई अगर पैसा देगा एप्लीकेशन का 20 तो वो तो 20 ही देगा, वो तो पूरा ही देगा ना। वो थोड़ी ना बोलेगा ये लीजिए 5 रुपए प्रीमियम का, फिर ये लीजिए 15 रुपए एप्लीकेशन का, ऐसा कोई नहीं देगा। पैसा तो पूरा ही मिलेगा। वो कंपनी का काम है अलग अलग हेड पे उसे जमा करवाना। तो ये हो गया 300 लाख 300 लाख। ठीक है 300 लाख। ऐसा तुम लोग मत लिख देना, मेरा थोड़ा सा खराब आदत है, ये लिख दे रहे यहाँ पर इन लाख ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है 300 लाख। तो ये पैसा मिल गया। अब इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू 9% डिवेंचर। हाँ डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू कितना है 10% वाला था, तो टू 10% डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तुम लोग पूरा लिखोगे ठीक है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसा हाफ नहीं लिख के आना है एटलीस्ट एग्जाम में तो। अच्छा यहाँ पर देखो 15 लाख है। अरे ये देखो 15 लाख इंटू एप्लीकेशन का कितना हो जाएगा 15 लाख इंटू 20, यहाँ पर लिखेंगे 15 लाख इंटू 20। ट्रांसफर तो पूरा ही होगा मतलब 300 लाख। ठीक है इन लाख 300 लाख और यहाँ पर जाएगा 15 लाख इंटू 15 और प्रीमियम का है 15 लाख इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू, हाँ ये हो जाएगा 75 लाख 70 और ये हो जाएगा 15 में 225 होता है आई थिंक 225 देख लेते हैं। हाँ ठीक हुआ है। तो ये हो गया एप्लीकेशन वाला। अब अलॉटमेंट का कैसे होगा, पहले ड्यू होगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। तो अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट 15 लाख इंटू कितना था 35 था, कितना होता है देखना पड़ेगा 15 इंटू 35 5 to 5 लाख 5 to 5 लाख। ठीक है और सभी ने पैसा दे दिया, ऐसा क्वेश्चन में बता रखा है ना। ऑल मनी वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, तो 525 ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 4, इसमें क्या बोल रखा है यहाँ पर बोला है मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिवेंचर। तो 4 लाख क्या है नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है 12% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 क्या है फेस वैल्यू। देख लो वही चीज है। मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिवेंचर ऑफ 100 पेबल एज फॉलोज। कैसे देना है एप्लीकेशन पे 30 अलॉटमेंट पे 70, तो 100 हो गया पूरा। द डिवेंचर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब 4 लाख का 4 लाख ही सब्सक्राइब हो गया एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल भी गया है, मतलब 30 रुपीज एप्लीकेशन का भी मिल गया अलॉटमेंट का भी 70 करके मिल चुका है। एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू डिवेंचर आर रिडीमेबल एट 110 पर डिवेंचर। तो अगर 100 का रिडेम्पशन 110 पे होता है तो रिडेम्पशन किस पे है पार पे है प्रीमियम पे है डिस्काउंट प्रीमियम। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें नोट करना है ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें मिला जहां पर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। अभी तक हमारा जितना भी क्वेश्चन था वहां पर रिडेम्पशन किस पे हुआ, मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर लिखा भी था, ये देखो यहाँ पर मैंने बाद में सारा पार पे था। ये देखो जितना भी क्वेश्चन किया रिडीमेट पार रिडीमेट पार रिडीमेट पार। अभी हमें जो क्वेश्चन मिला उसमें रिडीम एट प्रीमियम है। अगर रिडीम एट प्रीमियम होता है तो क्या होगा देखो रिडीम एट प्रीमियम
तो एक एडिशनल एंट्री हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। एडिशनल एंट्री हम लोग एक रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? एडिशनल एंट्री क्या है? प्रीमियम पे रिकॉर्ड करने पे हमारा लॉस है, अगर 100 की जगह हम लोग 110 लौटा रहे हैं जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारा पर रिडेम्पशन पे कितना लॉस है? एक रिडेम्पशन पे कितना लॉस है? 10 रुपए का। ठीक है, ये कब होगा लॉस? जब हम लोग रिडीम करेंगे। जब हम लोग रिडीम करेंगे एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद, यहाँ पर बोला नहीं है, आगे क्वेश्चन में बोला था 5 साल 10 साल, तो जब भी हम लोग इसे रिडीम करेंगे तो हमारे पर रिडेम्पशन पे 10 रुपए का लॉस होगा। ये लॉस प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है? ये बताओ। ये जो 10 रुपए का लॉस होगा ये अभी का है कि तब होगा जब हम लोग उसे रिडीम? फ्यूचर का है। लेकिन हम लोग फ्यूचर का लॉस को आज ही रिकॉर्ड करेंगे। ये फ्यूचर का लॉस है। तो एडिशनल एंट्री किस चीज का होगा? फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करने का। फ्यूचर लॉस टू बी रिकॉर्डेड नाउ। ठीक है, हम लोग फ्यूचर के लॉस को अभी रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज कंजर्वेटिव सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, कंजर्वेटिज्म माइंड के वजह से हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर के लॉस को अभी से ही रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, लॉस होगा, बहुत चिंता है, क्योंकि इंसान का ये नेचर होता है कि लॉस 5 साल बाद होगा, पता है, लेकिन अभी से उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमें फ्यूचर का लॉस अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसका एंट्री क्या हो जाएगा? इस तरह से, लॉस ऑन इशू of debenture to debenture redemption premium। डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, ये एक एडिशनल एंट्री हम लोग करेंगे। ये तभी होगा, ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। तो किस पे इशू हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो हमें ये एक एडिशनल एंट्री करना पड़ेगा। अब कैसे होगा वो एंट्री, देखो इस क्वेश्चन के साथ देखते हैं, बाकी सेम मेथड रहेगा। तो इन्होंने 4 लाख का डिवेंचर इशू कर दिया, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज लिया है, तो पहला एंट्री क्या होगा? जैसे हम लोग करते हैं, पहला एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। फोर लाख इंटू 30 कितना हो जाएगा? 120 लाख। अच्छा, अब ये पैसा ट्रांसफर करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू, क्या हो जाएगा? नाम क्या था? 12% था शायद, टू 12% डिवेंचर 120 ये सब जैसा हो रहा है वैसे ही होगा। अब अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट ड्यू करो, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अलॉटमेंट का कितना है? 70। ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर 4 लाख इंटू 70, ये हो जाएगा 280 लाख और ये 280 लाख हो गया। इसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं बताया। ठीक है, बस ये 100 रुपीज इस तरह से लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो एक एडिशनल एंट्री और होगा। किस चीज का? फ्यूचर के लॉस को भी रिकॉर्ड करना है। फ्यूचर का लॉस अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी वो लाइबिलिटी है, इसीलिए एंट्री कैसे हो रहा है? लॉस है इसीलिए डेबिट। क्यों? क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो एक एक हर रिडेम्पशन पे मेरा 10 रुपए का लॉस है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए लॉस को डेबिट करना है। लेकिन ये लॉस अभी का नहीं, ये तो फ्यूचर का है, तो इसे लाइबिलिटी बनाएंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्योंकि लॉस जो हो रहा है वो हम लोग इशू के टाइम पे ही कंफर्म कर पाते हैं कि कितना लॉस होगा, क्योंकि अभी से पता है 10 रुपए का लॉस होगा, पहले बताना पड़ता है ना कि कितना, किस तरह से रिडीम करने वाले हैं। अच्छा, अब इसको रिकॉर्ड करेंगे एज ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किस तरह से? टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। कितना लॉस है? 4 लाख इंटू 10 रुपए करके एक एक में, तो कितना हो जाएगा? 40 लाख।
40 लाख का लॉस है, तो ये एक एडिशनल एंट्री होगा, लेकिन सिर्फ तभी होगा अगर मेरे क्वेश्चन में बोला है कि रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा, अदरवाइज किसी केस में ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि सपोज अगर रिडेम्पशन इन प्रीमियम बताता है क्वेश्चन, तो हमें बाकी एंट्री के साथ ये एक एक्स्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा, बुक में कुछ कंबाइन करके क्या हुआ है, जो फॉलो करने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अलग अलग ही करेंगे, ठीक है। तो एक ही बात है, वहां पर जिन लोग के पास बुक है ये वाला, उन लोगों को लग सकता है कि ये एक साथ किया हुआ है, तो एक साथ यानी कंबाइन एंट्री तुम लोग एक साथ भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, बट एक साथ करने से सारा क्वेश्चन का आंसर इतना इजीली सॉल्व नहीं होता है, अलग अलग करने से सभी आंसर कर पाओगे, कंपाउंड करने जाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैम अलॉटमेंट का पैसा भी तो मिल गया। वो उसका एंट्री नहीं किया ना मैंने, ये वाला। नो मैम। अच्छा, इसको कर लेते हैं, इसके बाद करने से बेटर होता, ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद कर लेते हैं। बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितना मिला, 280। इलास्ट्रेशन 5 देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख 9% डिवेंचर। तो 150 लाख क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर, देखो ये नंबर कैसे पता चल रहा है, इसके आगे रुपीज साइन नहीं है ना, तो ये नंबर ऑफ डिवेंचर है। अच्छा 9% ये रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करके 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, तो 100 क्या है फेस वैल्यू, और इशू प्राइस फिर क्या हो जाएगा 6% डिस्काउंट 194 होगा ना, हाँ 94। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, रिडीम प्रीमियम पे होगा, तो क्या एडिशनल एंट्री होगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखना है, रिडेम्पशन किस पे है, क्या एडिशनल एंट्री होगा। अच्छा एडिशनल एंट्री करेंगे, रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, तो कितना लॉस बुक करना पड़ेगा एक एक रिडेम्पशन पे, अगर 5% एक्स्ट्रा दे रहा है तो कितना लॉस बुक करना पड़ेगा, हमेशा वो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया, 5 रुपया, तो 5 रुपया का लॉस हमें बुक करना पड़ेगा, 3 साल बाद रिडीम होगा। अच्छा अभी जो पैसा ले रहा है वो किस पैटर्न में ले रहा है, 50 एप्लीकेशन पे लेंगे 44 अलॉटमेंट पे लेंगे, तो हो गया 94, जो मिलना चाहिए था इस तरह से मिल जाएगा। रिकॉर्ड करने बोला है इशू का एंट्री, तो हम लोगों का अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो इशू डेट पे ही हमारा एक एडिशनल एंट्री होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना होगा 150 इंटू 50 कितना होता है 7500 इन लैख। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर, 7500। अच्छा उसके बाद अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट था कि डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो डिस्काउंट कहाँ लगाना है, अगर हमें नहीं मेंशन करता है और दो पार्ट बता रखा है पैसा रिसीव करने का, एक एप्लीकेशन एक अलॉटमेंट, तो डिस्काउंट कहाँ पर मानेंगे, अगर कुछ नहीं बताएगा तो कहाँ पर मानना होता है, अलॉटमेंट में, चाहे वो डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, लेकिन अगर क्वेश्चन बताएगा कि एप्लीकेशन मानो तो एप्लीकेशन मानेंगे, जैसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट तो लिखेंगे ना, तो डिस्काउंट को क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू, इसको भी हम लोग लिखेंगे ना लॉस ऑन इशू या फिर डिस्काउंट ऑन इशू। देखो लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू एक ही बात है, हम लोग लॉस ऑन इशू भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 9% डिवेंचर, अब कितना होगा देख लो 44, मतलब यहाँ पर ही 6 रुपए का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर डिस्काउंट तो 6 रुपए का है, कितना है 150, ठीक है 150 इंटू 6, और यहाँ पर हो जाएगा ये तो हो रहा है 44,
44 इंटू 150 और ये हो जाएगा फिर कितना, दोनों जोड़ने से डिस्काउंट को 50 इंटू 150। अब इसका टोटल लगाओ, ये हो जाएगा 15 6 कितना होता है 150 इंटू 6, ये 900 लाख हो रहा है। 150 इंटू 44 ये 6600 हो रहा है। अच्छा 150 इंटू 50 ये हो रहा है 7500, ठीक है, ये 7500 हो गया। अच्छा अब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। पैसा कौन सा मिलेगा, पैसा कौन सा मिलेगा हमें अलॉटमेंट में जितना मिलना चाहिए, डिस्काउंट वाला थोड़ी ना मिलेगा, उतना कम मिलेगा ना, तो 6600 ये पैसा हमें रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ एक पॉइंट था कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रीमियम पे इसे रिडीम करने वाले हैं, तो फिर प्रीमियम पे रिडीम होने से इशू डेट पे ही एक एडिशनल एंट्री जरूर होगा। वो एडिशनल एंट्री क्या है, लॉस ऑन इशू या फिर डिस्काउंट ऑन इशू, एक ही बात है, ठीक है, लॉस ऑन इशू या फिर डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर। किस चीज का लॉस हो रहा है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन करने का, तो टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम या फिर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी लिख सकते हो, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। कितना करके एक एक पे प्रीमियम भर रहे, 5 रुपया, यहाँ पर दिया हुआ था ना 5%, तो 5 रुपया कितना है 150, ऐसा 150 लाख डिवेंचर है, तो 150 इंटू 5 कितना हो जाएगा 750, ठीक है, 750 हो गया डिवेंचर रिडेम्पशन। अब इसको अगर कंबाइन कर देते हैं हम लोग, ये दोनों एंट्री को, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंट्री को हम लोग चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं, ये नहीं, ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो वहां पर डिस्काउंट 900 के साथ ये 750 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 2 ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, देखो जो कि बुक में किया हुआ है, ये देखो बुक में ये पॉइंट तुम लोग अपने कॉपी में देख सकते हो, मेरे साथ अगर लिखे हो तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन इतना ही है, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर, फिर डिवेंचर अलॉटमेंट 6600 वो हमारा भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1650, ये कैसे, ये 900 और ये 750 ये दोनों को कंबाइन करके लिखा है, तो 900 और 750 करने से 1650 ही आता है। तो अगर ये कंबाइन भी लिखेंगे तो उसके बाद ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसको भी यहाँ लिखना पड़ेगा, ये वाला जो एंट्री है ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, इसका डेबिट क्रेडिट, तो मर्ज करके लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, ये 1650 अभी अलग अलग लिखे हो तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर अलग नहीं लिखते तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, उसका कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होगा, तो जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हम लोग नॉर्मल करेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये वाला भी हो गया। तो बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है हमें, बार बार ये चीज बोल रहे हैं, अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो हम लोग इशू डेट पे एक एडिशनल एंट्री करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, सीमेंस लिमिटेड इशूड 1 लाख 12% डिवेंचर, तो 1 लाख क्या हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर, 12% डिवेंचर रेट हो गया, 100 जो है वो फेस वैल्यू हो गया, एट पार पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल, 1 अप्रैल एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट फॉर 1 लाख 10, तो ये कैसा सब्सक्रिप्शन है, ओवर अंडर या फिर फुल, बोलो 1 लाख की जगह ओवर सब्सक्रिप्शन, कितना एक्स्ट्रा हो गया है 10,000 10,000। डिवेंचर वेयर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल, एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट, मतलब प्रोराटा होता था शेयर में, इसीलिए बोल दिया है कि देखो यहाँ पर क्या किया गया है, जो एक्स्ट्रा पैसा ले लिए है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। कितना एक्स्ट्रा पैसा लिए होंगे 10,000 डिवेंचर पे, कितना एक्स्ट्रा लिए होंगे वो तो डिपेंड कर रहा है ना हम लोग कितना एप्लीकेशन पे लिए, वही तो एक्स्ट्रा पैसा होगा, तो एप्लीकेशन पे कितना लिया है, हाँ क्योंकि हम लोगों ने पूरा पैसा ही एप्लीकेशन पे ले रखा है, ठीक है, तो फिर इसका एंट्री कुछ इस तरह से होगा। 1 अप्रैल को हुआ है, यहाँ पर डेट है, डेट रहेगा तो डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर
यहाँ भी हम लोग रेट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सिर्फ डिवेंचर एप्लीकेशन नहीं लिख के हम लोग डिवेंचर का जो नाम है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, तो 1 लाख इंटू 100, नहीं 1 लाख इंटू कितना होगा, 1 लाख होगा या फिर 1 लाख 10 होगा, बताओ। मैंने तो गलत लिखा है, गलत लिखा है ना, कितने लोगों 1 ने, लाख 10 होगा 1 लाख 10 होगा। अगर हम लोग 1 लाख कर देंगे तो गलत हो जाएगा, 1 लाख 10। क्योंकि एप्लीकेशन तो सभी का मिला है। हाँ, एप्लीकेशन तो इन्हीं लोगों से मिला है, तो कितना हो जाएगा 1 लाख 10 इंटू 100, 11, यहाँ पर लिख देते हैं इन 1000, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, 3 जीरो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे और 3 जीरो जाएगा ना, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो ऑलरेडी मैंने 3 लिखा है, 3 यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, ऐसे। तो इतना जीरो और भी यहाँ पर लग जाएगा, तो 11 ऐसे। अब ये पैसा ट्रांसफर करेंगे, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू, ट्रांसफर कितना होगा 12% डिवेंचर में, ट्रांसफर कितना होगा 1 लाख, 1 लाख इंटू 100 कितना ट्रांसफर होगा फिर 1 लाख में, यहाँ पर 5 6 7 जीरो, तो 3, ये 4 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4, 1 लाख ट्रांसफर होगा, बाकी रिटर्न हो जाएगा। तो जो रिटर्न होगा वो टू बैंक हो जाएगा, पैसा रिटर्न जो होगा, तो कितना रिटर्न होगा 10,000 हम 10,000 लोग, इंटू 100। 10,000 इंटू 100, तो ये कितना होता है 10,000 इंटू 100 करने पे, यहाँ पर वैसे तो होता है 3 4 5 6 जीरो होता है 10 लाख, तो डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हटा के हमें लिखना है ना, तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अगर तुम लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है तुम लोग पूरा जीरो लिख के कर सकते हो, तो ये मैंने कंबाइंडली दिखा दिया है, वैसे इन्होंने अलग करके दिखाया है। ये देखो, इन्होंने पहले पैसा रिसीव कर लिया, फिर पैसा रिफंड कर दिया, फिर पैसा ट्रांसफर करके दिखाया, तो इन्होंने 2 बार दिखाया। 7 अप्रैल का होगा ये वाला, ठीक है, 7 अप्रैल, ये कंबाइंडली दिखा दिया, क्योंकि हम लोगों ने शेयर में भी कंबाइंडली सीखा था। अगर अलग लिखना चाहते हो तो भी होगा, तो एक बार लिखना पड़ेगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, तो उसमें हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 10,000 करके हो जाएगा, और फिर ये नीचे 1000 करके आ जाएगा। एक ही बात है, वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कंबाइन करना उतना मुश्किल नहीं है, इसमें अलग करके दिखाया। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये देख लो, द प्रीमियम ऑन डिवेंचर इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एज डिवेंचर आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज specified in the clause H of the section 2 of the Securities Contracts Regulations Act. Therefore, restriction of utilization of debenture securities premium will also be governed by section 52 of the Companies Act 2013. मतलब यही बोल रहा है कि अगर हम लोग प्रीमियम पे डिवेंचर इशू करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो द प्रीमियम ऑन डिवेंचर इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट as debenture are covered in the definition of securities specified in the clause H of the section 2 of the Securities Contract Regulation Act. क्योंकि डिवेंचर को खुद बोला जाता है, डिवेंचर एक सिक्योरिटीज है, जैसे शेयर एंड सिक्योरिटीज बोला जाता है ना, तो डिवेंचर को भी शेयर सिक्योरिटीज में मतलब सिक्योरिटीज के अंडर लिया गया है सेक्शन 2, क्लॉज 8 सेक्शन 2 के हिसाब से। Therefore, restriction of utilization of debenture securities premium will also be governed by, मतलब तो यही बोल रहा है कि डिवेंचर का जो प्रीमियम है उसका यूज हम लोग कहीं पर भी नहीं कर सकते, उसका रेस्ट्रिक्शन है। और क्या रेस्ट्रिक्शन है उसके बारे में सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताया है। तो ये इसमें क्या होगा इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो कौन से सेक्शन में बता रखा है, तो वो हो जाएगा सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो सेक्शन हमें डिवेंचर के बारे में बताता है, ठीक है। आज हम लोगों ने जब डिवेंचर का डेफिनेशन पढ़ा था ना, वो भी देखो सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये पढ़ रखा है, ये देखो सेक्शन नहीं, कहाँ तो पढ़ा था, कहाँ चला गया, आज भी देखा था सेक्शन 52, कहीं तो देखा था, छोड़ो अभी तो नहीं मिल रहा है मुझे। जो भी हो, इसका रेस्ट्रिक्शन है उसका हमें ध्यान रखना है, उसको हम लोग कैसे भी अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं।
और डिस्काउंट का भी देख लो, यहाँ पर भी एक कुछ बता रखा है। इनफैक्ट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज कंसिडर्ड एज इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस. The true expense net borrowing cost for a particular accounting period is therefore the total interest payment plus the discount written off. अच्छा, ये बोल रहा है देखो, the discount on issue of debenture is considered as incremental interest expense. जैसे डिवेंचर लिया तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ऊपर से डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया तो वहां भी एक लॉस हो गया. तो हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है जो लोन का वो और भी बढ़ गया. एक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऊपर से हम लोगों ने डिस्काउंट में इशू कर दिया, जो हमारा प्राइस है उससे कम में इशू कर दिया, तो ये हमारा इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस माना जाएगा. द ट्रू एक्सपेंस मतलब एक्चुअली कितना एक्सपेंस हो रहा है, नेट बोरोइंग कॉस्ट, जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको हम लोग नेट करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इज देयरफॉर द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस डिस्काउंट रिटर्न ऑफ. मतलब हमारा टोटल बोरोइंग कॉस्ट हम लोग कितना मानेंगे कि जितना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है प्लस डिस्काउंट रिटर्न ऑफ. डिस्काउंट रिटर्न ऑफ मतलब अगर हम लोग 100 का डिवेंचर 80 में यानी 20 रुपए डिस्काउंट में देते हैं 80 में, तो मेरा 20 रुपए का जो लॉस है उसे मुझे हर साल राइट ऑफ करना पड़ेगा. मान लो मैंने सोचा कि हम 5 साल से इसे राइट ऑफ करेंगे, 5 साल एक पीरियड को मान के, तो फिर कितना करके राइट ऑफ होगा, हर साल 4 रुपए करके राइट ऑफ होगा. और जो डिवेंचर इशू किया है इस पे इंटरेस्ट देंगे सपोज 10%, तो 100 रुपए पे 10%, तो एक साल पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10 रुपया. ठीक है, एक डिवेंचर पे. तो मेरा ये डिवेंचर इशू करने का कॉस्ट कितना माना जाएगा, 10 रुपए का इंटरेस्ट और 4 रुपए का जो डिस्काउंट जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो टोटल 14. वही बता रहा है देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट कितना हुआ है 20, लेकिन वो पूरा एक बार में नहीं राइट ऑफ किया जाता है, वो धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है. ये जो डिस्काउंट हुआ 20 रुपए, ये कंसिडर्ड किया जाता है कि ये इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है. मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस ये बढ़ रहा है, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस को इसके साथ ऐड कर दिया जाता है. द ट्रू एक्सपेंसेस जो होगा फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इज देयरफॉर द टोटल इंटरेस्ट जो होगा एक साल में प्लस टोटल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस डिस्काउंट रिटर्न ऑफ. तो एक साल में जो डिस्काउंट राइट ऑफ कर रहे हैं तो 14 रुपया. इस तरह से माना जाता है, इस तरह से काउंटिंग किया जाएगा. अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है. X Limited issued 1,12% डिवेंचर 100 each at a discount of 10% payable in full on application by 31st May 2020. Application were received for 1,20,000. तो ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन, ये तो हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर. ओवर. ओवर ये हो गया इंटरेस्ट का रेट, ये हो गया फेस वैल्यू. इशू प्राइस क्या है, अगर मेरा 10% डिस्काउंट है तो इशू प्राइस कितना है 90. ठीक है, अच्छा पूरा का पूरा एप्लीकेशन में ही दे देना है, तो 90 रुपीज हमें एप्लीकेशन में मिल जाएगा. एप्लीकेशन 1,20,000 डिवेंचर का मिला है, जबकि 1 लाख का हमारा जो अलॉटमेंट है वो रहेगा. तो डिवेंचर वेयर अलॉटेड ऑन 9 जून, एक्सेस मनीज वेयर रिफंडेड, वापस कर देना है. तो 20,000 पे कितना वापस करना पड़ेगा, 20,000 एक्स्ट्रा ले लिए, कितना करके लिया गया है 90 करके, पूरा पैसा तो एक ही बार में ले लिए ना एप्लीकेशन में, तो कितना रिटर्न करना पड़ेगा 1,800 1,800,000 इतना रिटर्न करना पड़ेगा. ये तो 20,000 एक्स्ट्रा 90 रुपीज करके. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑल्सो शो द लेजर अकाउंट. जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट दोनों ही करने बोला है. ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं. तो ये देखो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, इशू कब हुआ है 31 मई, तो 31 मई 2020. बैंक टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा, एप्लीकेशन तो इतने लोगों ने भरा था 1,20,000 इंटू 90, तो 1,20,000 इंटू 90 कितना हो जाएगा 1,20,000 इंटू 90. इसमें भी 3 जीरो ऐसा वाला कर लेते. ठीक है, तो 1,20,000 इंटू 90 करते हैं, जितना आता है डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, क्योंकि 3 जीरो छोड़ के हम लिखना चाहते हैं, तो 10,800 हो जाएगा. 10,800 तुम लोग चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो अपने कैलकुलेटर से देख के. अच्छा, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा 9 जून को. देखो यहाँ पर बोला था ना 9 जून को अलॉटमेंट हो रहा है, तो अलॉटमेंट के डेट पे पैसा जो है वो ट्रांसफर होकर अलॉटमेंट दिया जाता है. तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12%, सॉरी पहले रिटर्न कर देते, चलो एक ही बात है, दोनों मिला के भी लिख सकते. चलो टू बैंक और टू ये 12% डिवेंचर, तो हम जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिख देते. टू 12% डिवेंचर टू बैंक
एक्सेस जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो 20,000 रिटर्न करना पड़ेगा। 20,000 इंटू 90 यहाँ पर चला जाएगा 1 लाख इंटू 90 और यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 इंटू नहीं रिटर्न, हाँ ठीक है, तो क्या है कितना होगा ये वाला 10,000। मैम उल्टा हो गया। उल्टा हो गया ना, कुछ तो गलत लिख दिया मैंने। एप्लीकेशन का ये क्या है, ये बैंक में रिटर्न कितना हो जाएगा, ये तो 20,000 का ही रिटर्न होगा ना, 20,000 इंटू 90 तो सही रिटर्न सही। सही है ना। ये 18 लिख लेते, लिखने से ही पता चल जाएगा। ये तो 1800 हो गया। अच्छा, जो पैसा ट्रांसफर होगा वो होना चाहिए 90, 1 लाख इंटू 90। पहले चेक कर लेते कितना होता है। 1 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो पता चल जाएगा कितना लिखना पड़ेगा। 9,000, 9,000 हम लोगों को ट्रांसफर करना है। और यहाँ पर हो जाएगा, हाँ ठीक है मेरा 10,800, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर, अच्छा डिस्काउंट तो नहीं दिखाया ना, डिस्काउंट भी दिखाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारा एंट्री कंबाइन हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम। यहाँ पर डिस्काउंट भी दिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा गलत हो गया। रुको, यहाँ पर डिस्काउंट भी दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले रिफंड का ही एंट्री डाल देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी दिखाना पड़ेगा ना। डिस्काउंट में इशू हुआ है तो वो कहाँ दिखाया मैंने, वो तो नहीं दिखाया। और सारा पैसा एप्लीकेशन पे है तो डिस्काउंट भी एप्लीकेशन पे ही लगेगा। तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, जो रिफंड हो जाएगा वो लिख देते हैं। तो रिफंड हो जाएगा ये 20,000, 20,000 इंटू 90 तो ये हो जाएगा 1800, ये रिफंड हो जाएगा। ठीक है, रिफंड हो गया और हम लोगों ने अलॉटमेंट भी दे दिया 9 जून को ही। तो इसका एंट्री हो जाएगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर से वही लिखेंगे, एप्लीकेशन का पैसा कुछ रिफंड हो जाएगा, कुछ ट्रांसफर हो जाएगा टू 12% डिवेंचर, लेकिन डिस्काउंट भी यहाँ पर ही लगेगा। तो डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, तो डिस्काउंट कितना था वो देखो, डिस्काउंट मेरा छूट गया था। डिस्काउंट कितना था 10%, यानी 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए का डिस्काउंट लगेगा। अच्छा, यहाँ पर जो डिवेंचर एप्लीकेशन है वो चला जाएगा 100। ठीक है, ये तो फेस वैल्यू पे होता है। और यहाँ पर जो है डिवेंचर जो है यहाँ पर चला जाएगा, ये रुपीस जो है वो 10 चला जाएगा। पहले रुपीस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एप्लीकेशन वैसे तो 90 का है, ठीक है, और यहाँ पर 100 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ डिवेंचर लगेगा 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख 90 इंटू 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाई 1000 कर लेते, क्योंकि मैंने सारा 1000 में रखा है। तो ये 9,000 हो जाएगा। ये 1 लाख, 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 10,000। एक मिनट, मैंने शायद 100 लिख दिया। 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1000, हाँ ये 1000 हो जाएगा। 9,000 और 1000, और ये 100 रुपीज करके 1 लाख है ना। तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 10,000। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, डिस्काउंट जितना होगा, तो डिस्काउंट तो 10 रुपया करके है, फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपया करके है। तो यहाँ पर तो जो ट्रांसफर होता है वो तो फेस वैल्यू पे होता है ना, शेयर में भी तो वैसे ही होता है। और एप्लीकेशन का 90, 1-1 लाख के ऊपर है। बस ये यहाँ पर 03 वाला लिख रहे हैं, तो इसलिए जो भी अमाउंट आ रहा है उसको डिवाइडेड बाई 30, तो 30 मतलब जो भी अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, क्योंकि 30 हम लोग कम लिख रहे हैं तो इसके पीछे 30 आ जाएगा, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है। अब इसका हमें बोला है कि जर्नल के साथ साथ लेजर भी करके दिखाना है। ठीक है, तो लेजर हमारा क्या होगा, जितना सारा हमारा जर्नल है तो मतलब एंट्रीज है, तो पहले बैंक है तो बैंक लिख लेते हैं, लेजर बन जाएगा। पहला लेजर बन गया बैंक का। हम सिर्फ टी शेप में लेजर दिखा रहे, तुम लोग उसका क्या करोगे हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखो, तुम लोग जब लेजर करोगे तो उसमें ऐसा डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज ऐसा करके लिखना पड़ेगा। तो हम पहले जस्ट टी शेप में दिखा रहे हैं बैंक, उसके बाद क्या है 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, बैंक 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, ये एक अकाउंट बनेगा। अच्छा, और कौन सा अकाउंट 12% है, डिवेंचर अकाउंट। हाँ, और ये दोनों तो सेम है, ऑलरेडी बन चुका है, बैंक का भी डिवेंचर का भी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, और एक डिस्काउंट और 12% डिवेंचर, तो एक बनेगा 12% डिवेंचर और एक बन जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू।
बस देख के हमें क्रॉस पोस्टिंग ही करना है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। ये देखो, बैंक टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, तो लिखो बैंक में क्या लिखेंगे, बैंक में बैंक तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, ये कितना आ जाएगा, 10,800 था। तो डेट के साथ लिखना है, ठीक है, मैंने डेट का कॉलम रखा नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, तो बैंक में हो जाएगा, इधर हो जाएगा बाई 12% डिवेंचर। हाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर नहीं, डिवेंचर एप्लीकेशन 10,800। ठीक है, 10,800 हो गया। नहीं सॉरी 1800, मैंने इसका अमाउंट गलत लिख दिया ना, ये हो जाएगा 1800, ये अमाउंट गलत लिख दिया, ये 1800 है। अच्छा, अब ये 12% डिवेंचर एप्लीकेशन में भी क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, बाई बैंक और टू बैंक करके। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन में टू बैंक 1800 और बाई बैंक 10,800, क्रॉस पोस्टिंग हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, इसको स्प्लिट करके रीड करना है ना, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, तो ये हो जाएगा टू 12% डिवेंचर। कौन सा अमाउंट जाएगा, कंबाइन अमाउंट कहीं नहीं जाता है, सिंगल अमाउंट जाता है, तो यहाँ पर 90,000। 9,000, 9,000 हो रहा है ना, 90,000। यस मैम। ओ मैंने बैंक में क्यों लिख दिया, सॉरी बैंक में लिख दिया गलती से। यहाँ पर क्या है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, इसमें जाएगा टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर 9,000, और 12% डिवेंचर में क्या चला जाएगा, बाई 12% डिवेंचर एप्लीकेशन 9,000। अच्छा, डिस्काउंट टू 12% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर में क्या चला जाएगा, बाई डिस्काउंट कितना 1000। ठीक है, और डिस्काउंट में क्या चला जाएगा, टू 12% डिवेंचर कितना 1000। बस, और तो कुछ नहीं होगा। अब हम लोग क्लोज करेंगे, तो देखो इस अकाउंट का मतलब क्या हुआ, हम लोगों को 10,800 रुपए मिला डिवेंचर इशू करके, ठीक है और उसमें हम लोगों ने यहाँ पर 1800 रिफंड कर दिया, तो 10,800 हम लोगों ने लोन लिया था 10,800 का, तो 10,800 में से अगर हम लोगों ने 1,800 का रिफंड कर दिया, बचा कितना, माइनस 9,000। करके बचा हमारा 9,000। तो हमारा एक्चुअली लोन कितने का होगा, 9,000 का होगा। यहाँ पर लिखेंगे मतलब पैसा कितना बच गया बैंक में, बाई बैलेंस शीट 9,000, क्योंकि बाकी तो हम लोगों ने रिफंड कर दिया ना। ये देखो सीधा सा बात है, बैंक डेबिट इतना, बैंक क्रेडिट इतना, तो 9,000 बचा। 9,000 नहीं बचना चाहिए क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था। अच्छा, एप्लीकेशन में देखो हम लोगों ने कितना लिया था, 10,800, कितना लौटा दिया, 1,800। ठीक है, 1,800 लौटा दिया, तो यहाँ पर बैलेंस करने से हमें पता चल जाएगा कितना होगा। तो यहाँ पर 10,800, ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, दोनों साइड टैली। टैली। क्यों क्यों, नॉर्मल सा बात है, 10,800 हम लोगों ने लिया और 1,800 रिटर्न कर दिया, तो जो बच गया वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसका देखो, यहाँ पर 10,000, एप्लीकेशन में 9,000 मिला, डिस्काउंट हम लोगों ने 1,000 का दिया, 10,000, तो यहाँ पर बचा कितना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, टू साइड आ रहा है ना, तो टू CD। बैलेंस CD। ठीक है, इतने का लोन हो जाएगा 10,000, 12% डिवेंचर। और डिस्काउंट ऑन इशू, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे, बाई साइड है तो बाई बैलेंस CD क्लोज 1000। बस इस तरह से क्लोज हो जाएगा, बाई साइड होगा तो बाई, टू साइड होगा तो टू, बैलेंस CD करके। बस यहाँ तक हमारा जो बेसिक था वो हुआ। और नेक्स्ट यहाँ पर है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जो एक छोटा सा पॉइंट है, थियोरिटिकल टाइप ही सोच लो, बस इसका प्रेजेंटेशन हमें पता होना चाहिए। और लास्ट में जैसे हम लोगों ने शेयर में किया था कि अगर हम लोग काइंड में डिवेंचर मतलब डिवेंचर इशू इन कंसिडरेशन ऑफ काइंड, मतलब हम लोग पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उसके बदले कुछ एसेट वगैरह खरीद रहे हैं, तो सेम जो हमारा शेयर वाला कंसेप्ट है वैसे ही होता है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करके। और यहाँ पर डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, जो जैसे मैंने राइट ऑफ बोला तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उस पर एक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, अभी इतना ही करो, अभी जो किए हो उसको थोड़ा देख लो, तो फिर नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।